हाँ जी, सीए इंटर के सभी बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? पहले तो मुझे कंफर्म करो, ऑडियो वीडियो दोनों आ रही हैं आपके पास कि नहीं? हाँ जी, ऑडियो वीडियो दोनों अवेलेबल हैं, दोनों ऑन है। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेबल द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस फॉर सीए इंटर। जी, अब सवाल उठा कि ये क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलेंगे, तो मैंने टेलीग्राम पर इन क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, मैं इस वीडियो के नीचे भी खैर डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, और मैं अभी फिलहाल लिख भी देता हूं। चैनल का नाम है इंटर सी ए लॉ, इंटर सी ए लॉ, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप लोग इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गई थी बात? चले जाइए, तो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आज जो हमने चैप्टर कवर किया है इस पहले सेशन के लिए, वो आपके सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक का टॉपिक कवर किया है। देखिए, मुझे ये क्लासेस जो लेनी है वो ओरिजिनली लेनी है इस कमिंग संडे के बाद में, बट क्योंकि बच्चों का काफी प्रेशर था, नहीं पहले लो शुरुआत कर दो, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब संडे के बाद में क्या ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला है? नहीं, मुहूर्त नहीं निकाला। रीजन बीइंग कि मेरा संडे को फाइनल ऑडिट का बैच खत्म हो रहा है, अभी उसका सारा प्रेशर चल रहा है। तो एक बार संडे को खत्म हो जाए, फिर मंडे से फिर हम अगले सेशन शुरू करेंगे। ये सेशन आज मैं शुरू कर दिया है ये बताने के लिए कि हाँ, कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, पिछली बार तक मैं इस सीरीज को नाम देता था लिस्ट ऑफ टॉप 100 क्वेश्चंस। हालांकि हर बार ये रहा है कि जो भी हम लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस देते हैं उसमें से लगभग 80 से लेकर 92 94 मार्क्स का लगभग आ जाता है पेपर। बट पिछली बार क्वेश्चन जो है, पिछली बार जो पेपर बना सितंबर 25 का, आप जानते हैं कि कैसा पेपर बना था। तो मैं कह सकता हूं कि पिछली बार शायद हमारे जो टॉप 100 क्वेश्चन थे उसमें से मुश्किल से 50 या 52 नंबर का आया था। तो इसको देखते हुए इस बार के लिए मैंने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की, और ये जो लिस्ट ऑफ टॉप 100 क्वेश्चन मैं कहता था, इस टॉप 100 को हटाकर इस बार मैंने उसे नाम दिया द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब ये 100 रहेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा। और दूसरा, इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने एक और चेंज ये मारा है कि अब मैं क्वेश्चन को इस हिसाब से डिजाइन कर रहा हूं कि अगर आपके पास एमसीक्यू लेवल के भी क्वेश्चन आए, जैसे मर्जी सितंबर 25 के लेवल के भी क्वेश्चन आए, तो आप उसे आराम से संभाल सकें। तो जो भी आप इस बार क्वेश्चन देखेंगे, जो भी आप इस बार असाइनमेंट देखेंगे, वो इसी हिसाब से बने होंगे। ठीक है जी। अब वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उनका टेस्ट का ध्यान रखिएगा। टेस्ट का क्या सीन है, पहले एक बार ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लो। फास्ट ट्रैक बैच भी आप कर चुके हो। उसके बाद लगभग 20 से 22 तारीख के करीब मैं एक मेगा टेस्ट लूंगा पूरे का पूरा। और जो भी मुझसे पढ़े हुए हैं, प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो भी मुझसे पढ़े हुए हैं, वो टेस्ट कोई और चेक नहीं करेगा, आपका मैं ही टेस्ट 1-on-1 आप लोगों से जूम कॉल पे चेक करूंगा। बट आफ्टर ये 22 दिसंबर के बाद मान के चलिएगा,
ठीक है, तो टेस्ट की डेट होगी लगभग 21 या 22 तारीख को मैं टेस्ट रखूंगा दिसंबर को। उसके बाद 1-on-1 डिस्कशन में हर वो स्टूडेंट जिसने बैच लिया हुआ है उसके साथ इंडिविजुअली डिस्कशन करूंगा। शायद हर एक पे 15 या 20 मिनट हर एक को लग सकते हैं, तो शायद वो डिस्कशन 24, 25, 26 दिसंबर तक भी जा सकती है। बट डिटेल डिस्कशन करके क्या वीकनेस है आपकी टेस्ट के अंदर वो सारी मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा, इंडिविजुअली होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो एक एक टेस्ट को गो थ्रू मैं ही करूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो ना हाँ। चलिए, अच्छा दूसरी बात, क्या कोई टेस्ट और ये टेस्ट सीरीज बाय कर सकता है, या टेस्ट ये बाय कर सकता नहीं? आउटसाइडर्स के लिए टेस्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लॉ मुझसे लिया हुआ है बस, और उनके लिए, और आउटसाइडर्स के लिए नहीं भाई, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए केवल उन्हीं के लिए है। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज इस बार हटा दी अपनी वेबसाइट से भी, क्योंकि इस बार का टेस्ट खुद मैं चेक करना चाहता हूं। बट फिलहाल आ जाइएगा आप इस असाइनमेंट के ऊपर। ये असाइनमेंट अगेन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप डाउनलोड इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। तो अगेन ये आज हमारा सेशन नंबर 1 है। इसके ऊपर ऐसे टोटल मिला के 5 या 6 सेशंस होंगे, और कमिंग मंडे से ये लगातार सेशंस शुरू हो जाएंगे हर ऑल्टरनेट डेज पर। एंड जैसे आज 3 दिसंबर है, तो ध्यान रखना अगला सेशन जो है अब आपका 8 दिसंबर को होगा। प्लीज मार्क योर डेट, 8 दिसंबर को अगला सेशन होगा, लगभग 3 या 4 बजे के करीब ही रखूंगा, ठीक है जी, ताकि मेरा फाइनल ऑडिट का बैच एक बार खत्म हो जाए संडे के दिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा देखिएगा, आज का जो भी असाइनमेंट है ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ, ये A to Z मैंने सब कुछ बताया हुआ है, और ये एक अलग वीडियो चलेगी अभी थोड़ी देर बाद। जैसे ही मैं पहले 7 क्वेश्चन कवर कर लूंगा, उसके बाद ये वाले अलग वीडियो के अंदर शुरू हो जाएंगे, जो कि रिकॉर्डेड मैं आपको दे रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल रहेंगी, तो अगर आप बाद में भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ज्ञान की पेलम पेला हो गई। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या इस क्वेश्चन के बाद भी, क्या इन क्वेश्चंस के बाद भी कुछ और करना रह जाता है? देखो, मैंने अपनी तरफ से इतिहास में आई हुई जितनी आरटीपीज हैं, जितने एमटीपीज हैं, उन सब के क्वेश्चन बना बना के यहां डाल दिए हैं। जितने सजेस्टेड क्वेश्चन है ये भी डाल दिए हैं। उसके अलावा मेरी मेन इस बार जोर अगेन इस बात पर है कि जो सितंबर 25 का एमसीक्यू का लेवल आया था, उस एमसीक्यू के लेवल को हम छू सकें, उसको मतलब छू क्या सकें, उसे आराम से छू सकें। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस के अंदर वैसे वैसे वहां मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है जी। चलिए, आज की क्लास बेशक ब्लेंडेड है, मतलब कुछ लाइव चल रही है, अभी बाद में फिर रिकॉर्डिंग चल जाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करवाने के लिए। बट अगला जो सेशन होगा वो पूरे का पूरे लाइव होंगे सारे के सारे, क्योंकि उन चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा एडिशन किया मैंने कुछ क्वेश्चंस का, जो कि एमसीक्यू लेवल के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एमसीक्यू पर्पस से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। कंपनी लॉ में टोटल मिला के कितने सेक्शन है? 470 आपको ध्यान रहेगा। टोटल शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 7 तक टोटल 7 शेड्यूल है। पूरे कंपनी लॉ को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। आगे अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एज ऑन 30th September 2024, computed as per the provision of section 2 clause 57 of the Companies Act, ठीक है। The company had fairly valued its property, plant and equipment in the current year। अगर आपको ध्यान हो तो ये रिक्वायरमेंट है फेयरली वैल्यूड की, कहां पर रिक्वायरमेंट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, which was mistakenly taken into retained earning of the company in its books of account। ओके, तो यानी कि वो जो फेयरली वैल्यूड किया जब आपने, तो उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट अराइव्ड हुआ, यानी कि अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब आपने फेयरली वैल्यूड किया तो 12 करोड़ की कीमत नजर आई। वो जो 2 करोड़ का था उसे आपने रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसे आपने रिटेन अर्निंग के अंदर डाल दिया है, गलत है। अच्छा, एडवाइज वेदर दिस फेयर वैल्यूएशन वुड बी कवर्ड इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। देखो, ये पहले 7 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको प्रेजेंटेशन अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो रिकॉर्डिंग लगेंगी ना, उनके अंदर सारा प्रेजेंटेशन मैंने बताया हुआ A to Z कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। बट फिलहाल अभी मैं केवल क्वेश्चन के आंसर कवर कर रहा हूं ये वाले लाइव सेशन के अंदर, ठीक है जी। सुनिएगा, तो सेक्शन 2 क्लॉज 57 नेटवर्थ की डेफिनेशन देता है कि नेटवर्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बट नेटवर्थ के अंदर कुछ चीजें माइनस होती हैं। वो क्या, ध्यान रखना, वैसे तो हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, नॉट रिटर्न ऑफ वगैरह ये सब माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर सब माइनस करते हैं। बट सवाल उठा कि हम प्लस क्या करते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पेड अप शेयर कैपिटल में प्लस करते हैं। यस, यानी कि प्लस होता है प्रॉफिट एंड लॉस पेड अप कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब ऐड होता है। तो अब सवाल उठा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या होगा, क्या वो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ऐड होता है? आंसर इज नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड नहीं होता है। तो अगर आपने मान लीजिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को ऐड कर दिया है, अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपने ऐड कर दिया है, तो फिर क्या होगा, क्या उसे कंसीडर्ड किया जाएगा? बिल्कुल भी कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। तो यहां पर क्या ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? हाँ जी, जो ये आपके अकाउंटेंट साहब हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर्टिफिकेट इशू करना था, द कंपनी हैड फेयरली वैल्यूड, ठीक है, एडवाइज वेदर दिस फेयर वैल्यूएशन वुड बी कवर्ड इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नहीं, इट वुड नॉट बी कवर्ड, इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड। तो सबसे पहले नेटवर्थ की डेफिनेशन लिखी, नेटवर्थ की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर कंक्लूजन में लिखना है कि thus it shall be excluded। अगेन मैं कह रहा हूं प्रेजेंटेशन, अभी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे रिकॉर्डेड वाली सेशन के अंदर, वहां पे मैं समझाऊंगा। पहले 7 क्वेश्चन मैं लाइव कराने आया हूं, जहां पर अभी मैं प्रेजेंटेशन पे बातें नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, कोई डाउट हो तो बता दो जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, इन अ कंपनी अ डिफॉल्ट वाज कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय द ऑफिसर। ओके, इन अ कंपनी देयर वर नो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर और अ सेक्रेटरी और अ पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड नाइदर एनी डायरेक्टर और डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अच्छा, तो फिर बताइए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी डिफॉल्ट कंपनी के द्वारा कमिट होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। और अगर वो नहीं है तो फिर केएमपी, अगर वो भी नहीं है तो फिर बोर्ड जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर वो भी नहीं है, बोर्ड ने भी किसे स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये बात कहां लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 60 के अंदर। अगर आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो मैंने वहां अभी डेफिनेशन यहां पूरी नहीं लिखी है इस वक्त, हालांकि अगले आंसर्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। 7 क्वेश्चन कराने के बाद जो मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा उसमें सारा लिखा हुआ है, सबके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको। बट फिलहाल ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन आप एज इट इज लिखेंगे, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि अगर इस सिचुएशन में, जैसे कि कोई भी है ही नहीं यहां पर, ना एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजर है, ना सेक्रेटरी है, ना कोई पर्सन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड है, तो फिर इस केस में सारे के सारे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है जी। एक ऑडिट के ऊपर पूछा गया है, ऑडिट का टेस्ट कब होगा? बेटा ऑडिट का टेस्ट भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से लॉ का टेस्ट होगा। ऑडिट का टेस्ट लगभग 25 या 26 तारीख को मैं लूंगा ऑडिट का टेस्ट, प्लीज ध्यान रख लीजिएगा। एक एक टेस्ट मैं ही चेक करूंगा, सारे बच्चों का जिन्होंने भी मुझसे क्लासेस लिए हैं ऑडिट की, उन सबके टेस्ट मैं ही चेक करूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए जी आगे। सर रिमेनिंग चैप्टर्स का फास्ट ट्रैक बैच लाइव होगा या लाइव? ये जो है लॉ का फास्ट ट्रैक बैच तो लगभग खत्म हो चुका है, और उन्हीं फास्ट ट्रैक बैच की सभी क्लासेस को कंपाइल करके अब मैंने चैप्टर वाइज कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस जैसे जर्नल मीटिंग, डिपॉजिट वगैरह ये सब दिख रही होंगी। अब केवल एक चैप्टर बचा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो मैं लाइव लूंगा। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डिसाइड इफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76 फॉर द अंडर सेक्शन 188 करना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 76। अच्छा अब सुनिएगा, देखिए एक है डेफिनेशन जो आपके सिलेबस में है, डेट इज सेक्शन 2 क्लॉज 76, और एक है सेक्शन 188 यानी कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है। तो एक होती है रिलेटेड पार्टी, फिर जब रिलेटेड पार्टीज के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए सेक्शन है सेक्शन 188। आपके सिलेबस में सेक्शन 188 नहीं है, आपके सिलेबस में सेक्शन 188 नहीं है, आपके सिलेबस में क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 76 है।
आपके सिलेबस में सेक्शन 2 क्लॉज 76 है, 188 नहीं है, मगर इन दोनों में संबंध समझिएगा। एक होता है रिलेटेड पार्टी और एक होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी सेक्शन 2 क्लॉज 76 में दिया गया है और उन रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो 188 में कवर है। 188 आपके सिलेबस में नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज 76 आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो आप कहता है डिसाइड इफ द फॉलोइंग कंपनीज, क्या वो रिलेटेड पार्टी हैं या नहीं है सेक्शन 188 के ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये आपको बताना है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76 के डेफिनेशन के बेस पे। अच्छा जी, कहता है जी XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 सब्सिडरी कंपनी, Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद हो तो सभी के सभी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी, दे ऑल आर रिलेटेड पार्टीज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 8। अगर आपको ध्यान हो सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज नंबर 8 के अंदर, और उसके अंदर भी पैरा बी के अंदर लिखा गया है क्लियर कट कि अगर आप सब्सिडरी हैं, होल्डिंग है, एसोसिएट है, इन्वेस्टिंग कंपनी है, तो आप रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं। यानी कि Y लिमिटेड एंड Z लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज अगर इस सेक्शन को देखो। बट रुक जाओ यहां पर एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है। वो नोटिफिकेशन कहती है कि ये जो क्लॉज नंबर 8 है ये प्राइवेट कंपनियों के ऊपर नहीं लगता सेक्शन 188 की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के पर्पस के लिए। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएंगी क्लॉज नंबर 8 में इफ दे आर कवर्ड। हेंस इट मींस कि Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 188। हाउएवर, अगर मैं कहूं कि Y लिमिटेड एंड Z लिमिटेड के कॉमन डायरेक्टर्स हैं, कॉमन डायरेक्टर हैं, तो फिर कहां पर कवर हो गए? क्योंकि दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं तो फिर कहां पर कवर हो गए? सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4 के अंदर। याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज नंबर 4, जहां पे लिखा है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से डील करती है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है तो ये आपस में रिलेटेड पार्टियां बन जाती हैं। उठा के फटाफट पढ़ो सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज नंबर 4। आपको सब क्लॉजेज याद नहीं करने हैं, मैं स्टाइल मार रहा हूं ना, आपको पेपर में लिखने हैं, बट मैंने यहां पर लिखा और बोला इसलिए है ताकि आप वहां तक पहुंच सकें जहां तक मैं बोल रहा हूं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज नंबर 4 पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपस में डील कर रही हैं, मतलब अ कंपनी इज डीलिंग विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पर आपकी कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी का डायरेक्टर या फिर मेंबर है, तो ये रिलेटेड पार्टियां कहलाती हैं। समझ गए? तो अगर तो दो कंपनियों का कॉमन डायरेक्टर है, यानी कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर वहां पर भी डायरेक्टर है, तो ये रिलेटेड पार्टियां बन जाएंगी। तो ये रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी क्योंकि उस क्लॉज के ऊपर एग्जम्पशन नहीं है, उस क्लॉज को एग्जम्पशन नहीं दी गई। समझ रहे हो इस बात को? एग्जम्पशन किसको दी गई है? केवल क्लॉज नंबर 8 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन दी गई है, क्लॉज नंबर 4 में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। तो अगर कॉमन डायरेक्टर है तो वो रिलेटेड पार्टियां बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, नाउ सपोज इन द अबव केस XYZ, जिसकी ये दोनों सब्सिडरी हैं, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसकी दो सब्सिडरियां हैं, Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड। ओ माय गॉड! अब अगर आपको ध्यान आए, अगर आप सब्सिडरी कंपनी हो किसी पब्लिक कंपनी की, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद भी क्या बन जाते हो? आप एक पब्लिक कंपनी माने जाते हो। क्या माने जाते हो? पब्लिक कंपनी माने जाते हो। तो सेक्शन 2 क्लॉज 76 को यहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कहता है प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसका मतलब Y प्राइवेट लिमिटेड और Z प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पब्लिक कंपनी मान ली जाएंगी। तो क्या आपको ये क्लॉज नंबर 8 की जो एग्जम्पशन हम दे रहे हैं, क्या आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब आप एक रिलेटेड पार्टी हैं। हां, आप एक रिलेटेड पार्टी हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि ये रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। Y लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी, और XYZ लिमिटेड विल आल्सो बी देयर रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो भी होल्डिंग कंपनी है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट आर द डिफरेंट रिलैक्सेशन अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज। तो देखिएगा सेक्शन 8 कंपनीज में पहली रिलैक्सेशन, जब नोटिस ऑफ मीटिंग दिया जाता है तो वहां पर नोटिस ऑफ मीटिंग 21 क्लियर डेज का नहीं 14 क्लियर डेज का दिया जाता है। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर होते हैं ना, कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इतने होने चाहिए या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए, ये कुछ भी रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर नहीं लगती है। सिमिलरली सभी के सभी कंपनियों को एक नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी या फिर शेयर होल्डर की रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है, जो कि सेक्शन 8 कंपनीज को यह भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। तो ये 3 एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशन सेक्शन 8 कंपनीज के लिए हैं। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर सवाल बने तो ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, डिसाइड इफ द न्यू कंपनी इज अलाउड विद द प्रपोज्ड नेम और नॉट। मतलब देखिए, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है इस नाम से, अब एक नई कंपनी बन रही है इस नाम से, आपको बताना है कि क्या ये अलाउ है या नहीं अलाउ है। क्या ये अलाउ है नई कंपनी का से इस तरीके का नाम रखना, या अलाउ है या नहीं है। चलिए फॉर एग्जांपल, एग्जिस्टिंग कंपनी है ग्रीन टेक्नोलॉजी, नई कंपनी बनी ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ग्रीन में देखो, ग्रीन में एस जोड़ दिया, या फिर टेक्नोलॉजी में IES जोड़ दिया। क्या इस तरीके से नया नाम अलाउ है? नहीं, क्योंकि कोई भी नाम एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम में सिंगुलर या प्लूरल कर देना ये अलाउ नहीं है, ये अनडिजायरेबल नाम के अंदर आता है। क्या होता है ये? अनडिजायरेबल नेम। ध्यान रखना, ये जब भी पूछेगा ना आपसे इस तरीके का सवाल, तो हमेशा एक एक नंबर पे ही पूछेगा, उससे ज्यादा का कभी नहीं पूछेगा। केवल एक एक नंबर पे ही सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता, केवल एक एक नंबर के लिए आएगा। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन पे अब आते हैं। सेकंड सिचुएशन को जरा गौर कीजिएगा। एसेंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, अब क्या होगा? एसेंडेड सॉल्यूशंस लिमिटेड। क्या मैं कह सकता हूं आपने ग्रामर चेंज की है? ग्रामर में आपने एसेंडेड यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर दी, ग्रामेटिकल चेंज किया है, तो फिर टेंसेस चेंज किए एक तरीके से, फिर तो ये क्या होता है? ये भी अनडिजायरेबल नेम है, अनडिजायरेबल नेम कहलाता है। ये भी अलाउ नहीं है, ये चीज भी अलाउ नहीं है। ठीक है जी, आगे नाम अनडिजायरेबल बन जाएगा। डिस्क सॉल्यूशंस लिमिटेड को आपने डिस्क सी को के कर दिया है, क्या ये चीज अलाउ है? नहीं, ये भी अलाउ नहीं है। दिस इज ऑल्सो डिसअलाउड, नो दिस इज ऑल्सो डिसअलाउड। चाहे आप वेरिएशन कर रहे हो स्पेलिंग में ऑफ 2 और मोर नेम इंक्लूडिंग अ ग्रामेटिकल वेरिएशन, ये चीज भी अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए फिर नेशनल, अच्छा एक बड़ी अच्छी क्वेरी आई है, कह रहे हैं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करोगे। बहुत बढ़िया, मैंने कहा है कि मैं पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस से आप इस लायक बन जाएंगे कि आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सके। अब सवाल उठा, सर हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए बेटा आपको वेट करना पड़ेगा केवल मंडे तक का। मंडे से मैं पूरे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर वाइज, जो चैप्टर मैं यहां कवर करूंगा उसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्टिव वाले एमसीक्यू जो कि जान लेते हैं हमारी, तो उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा। बट ये मंडे से होगा। इस वक्त मैं अभी कहूं तो मैं फाइनल ऑडिट के बैच खत्म करने के बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा हूं, जिस वजह से ये सारी प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, मंडे से आपको सब कुछ मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अभी के लिए थोड़ी एक हफ्ते के लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, तो अगली क्लास मंडे ही होगी, वहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और अगला सेट ऑफ क्वेश्चन भी हम वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, नेशनल को कर दिया राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड। वाह, मतलब इंग्लिश को हिंदी में। क्या ये अलाउ है? नहीं, ये भी अनडिजायरेबल नेम है, ऊपर वाला भी अनडिजायरेबल नेम है, ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड को सुपर अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा लिमिटेड और सुपर अल्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों नाम अलग अलग हैं। यस, दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अनडिजायरेबल,
ये किसी भी हालत में अनडिजायरेबल नेम नहीं कहा जाएगा क्योंकि नाम दोनों से अलग अलग हैं। नेक्स्ट, रवि बिल्डर्स लिमिटेड एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड को रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड कर दिया, क्या ये अलाउ है? नहीं। द ऑर्डर ऑफ वर्ड अगर आप चेंज कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ वर्ड चेंज कर रहे हो तो फिर ये अलाउ नहीं है। दिस इज अगेन अनडिजायरेबल नेम के अंदर फॉल कर जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा, रेट्रो फार्मास्यूटिकल्स रांची लिमिटेड एंड रेट्रो फार्मास्यूटिकल्स चेन्नई लिमिटेड, ये अलाउ है? यस अलाउ है। आप स्टेट के हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल के अंदर फॉल नहीं करेगा। ठीक हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट, थंडर सर्विसेज लिमिटेड, थंडर 11 सर्विसेज लिमिटेड। अब यहां पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये देखो, अगर नाम में खाली एडिशन कर रहे हो किसी नंबर का, नॉर्मली ये डिसअलाउड है जब तक कि वो नंबर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को दर्शाता ना हो। क्या कह रहे हैं? जो आपने क्वेश्चन दिए हैं वो मई 25 के लिए हैं, मतलब क्या कह रहा है ये? कौन है ये? कौन नींद से जागा ये? चले आगे बढ़ते हैं। तो थंडर सर्विसेज लिमिटेड को बना दिया आपने थंडर 11 सर्विसेज लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेपर के लिए। क्या कहता है जी? कहता है जी, नो एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशन डिनोटिंग नंबर्स इन एन एग्जिस्टिंग नेम, तो वो अनडिजायरेबल माना जाएगा अनलेस द नंबर रिप्रेजेंट एनी ब्रांड। यानी कि आप अगर पार्टिकुलर ब्रांड हो और वो ब्रांड का नंबर हो, आप मतलब ब्रांड में नंबर आता ही आता है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड 11 या फिर डोमिनोज 2, अगर आपका ब्रांड नेम ही ये चलता है फिर मैं अलाउ कर सकता हूं आपको। अगर कोई आप ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, नंबर आपका जो है किसी ब्रांड को डिनोट करता है, बट अदरवाइज अलाउ नहीं है। किसी के नाम में, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम में केवल नंबर जोड़ के आप अपना नाम प्रपोज कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये थे 7 क्वेश्चन जो मुझे आज लाइव कराने थे। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। अब आप क्वेश्चन देखेंगे वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, इसके लिए अब एक वीडियो चलेगी जो मैं आगे चला रहा हूं, आप ये देख सकते हो। मैं लाइव मिलूंगा अब मंडे से, जहां से फिर हम हर ऑल्टरनेट डेज पे ये क्वेश्चन करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा कि इस चैप्टर पे बेस्ड ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है जी। हालांकि इस असाइनमेंट के बाद अब आप इस हालत में आ जाएंगे कि अगर इस चैप्टर पे बेस्ड अगर आपके पास कोई एमसीक्यू भी आ जाए तो आप भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इतने इंटेंसिव क्वेश्चंस हैं कि इसके बाद ये दोनों चैप्टर्स के अंदर कुछ बचता नहीं है। ठीक है, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जरूर करके जाएंगे पेपर में। पहला, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन, ये आप जरूर अच्छे से देख के जाएंगे। क्यों? क्योंकि खासकर रूल नंबर 2A के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जो मुझसे पढ़े हुए हैं, मैंने रूल नंबर 2A के ऊपर जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपकी कॉपीज में, उनको जरूर देख के जाएंगे। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी मैंने रूल नंबर 2A के ऊपर क्वेश्चन पूरे कवर कर रखे हैं, उसको देख के जाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जो क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं फास्ट ट्रैक बैच वगैरह में या क्लासेस में, तो उसको मैं इसलिए अब यहां पर नहीं कवर कर रहा। फिर रिलेटेड पार्टी के ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 76 के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको जरूर करके जाइएगा, इसे छोड़िएगा बिल्कुल मत। ठीक है जी। तो ये 2 टॉपिक आप जरूर 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 करके जाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं पेपर में। इनके क्वेश्चन जरूर करके जाना। फास्ट ट्रैक बैच अगेन देख सकते हो आप, वहां पर जाकर फास्ट ट्रैक बैच के अंदर इनको मैंने कराया हुआ है। अब आप जो अगली क्लास देखेंगे वो इन क्वेश्चंस के ऊपर होगी जो कि रिसेंटली मैंने ली थी। ठीक है, तो मैं अब वो क्लास चालू कर रहा हूं, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। एंड तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें 80 का आ जाएगा मुझे लगता तो है,
बाकी देखते हैं। 80 तो मिनिमम होने चाहिए जो इसमें से आना चाहिए, जो आप लिस्ट लेंगे उसमें से 80 तो मिनिमम होने चाहिए। बट क्योंकि एमसीक्यू वगैरह भी हैं तो इसमें एमसीक्यू के भी कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होते जाएंगे ना। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िएगा। पढ़ना शुरू कीजिएगा। जी, द information extracted from the audited financial statement of the Pacific Solutions Private Limited as at 31st of March 23 is as follow। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? पैसिफिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, देयर इज नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल देयर आफ्टर। ठीक है, टर्नओवर कितनी है? 2 करोड़ है। ओके, it is further understood that Smart Software Limited is holding 2 lakh equity shares fully paid up of the Pacific Solutions Private Limited। अच्छा, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं हुआ। ठीक है, द पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी हमने बात कर ही रहे हैं, हैज फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द said year with the ROC excluding the cash flow statement within the prescribed time limit ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं की है। ओके, ठीक है जी। द ROC हैड इशूड अ नोटिस टू द पैसिफिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एज इट हैड फेल्ड टू फाइल द कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। यू आर एडवाइज्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, जो हम मिस करते हैं ना, जो हम लैक करते हैं पेपर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ना अपनी पेशेंस लैक करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के हमारे हाथ पांव इतने फूले पड़े होते हैं, इतने हिले पड़े होते हैं कि हम ये नहीं देखते कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। और 80% बच्चों की ये दिक्कत है। अब इसलिए इस दिक्कत का इलाज क्या है कि प्लीज जो क्वेश्चन पूछे ना, यू आर एडवाइज, तो आपको एडवाइस करने को कहा है। एज एन एक्सपर्ट यू नीड टू एडवाइस। किन 2 मुद्दों पर एडवाइस करने को कहा है? पहला, कि क्या पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक स्मॉल कंपनी है whose significant equity shares are held by a public company, मतलब जिसके शेयर्स कोई पब्लिक कंपनी होल्ड करती है। क्या वो ऐसी कोई स्मॉल कंपनी है जिसके शेयर्स पब्लिक लिमिटेड होल्ड करती है? सिग्निफिकेंट शेयर, अब मतलब तो नहीं बताया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसकी होल्डिंग तो नहीं है, ऐसा बताना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है। अच्छा, पहला पूछा इसने स्मॉल कंपनी के बारे में, तो स्मॉल कंपनी के बारे में पूछा है तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 लग रहा है। अच्छा, फिर सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर्स वगैरह के बारे में, मतलब होल्डिंग कंपनी के रूप में पूछ रहा है, तो यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 87 लग रहा है पहले पॉइंट के अंदर। ये मेरे दिमाग में आ गया। शायद ये पॉसिबल है कि आपके दिमाग में सेक्शन क्लिक ना करे, बट एटलीस्ट ये तो क्लिक कर जाएगा कि यहां पर स्मॉल कंपनी है और यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी पूछा है। ठीक है, दूसरा, वेदर पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सेकंड पोर्शन किसके ऊपर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 40 के ऊपर। तो क्या पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में आपस में कोई लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर देना चाहिए, उसके बाद सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर देना चाहिए। अगर इन दोनों में आपस में कोई भी लिंक होता तो मैं क्या करता कि जो भी जिस सेक्शन पे बेस्ड थे, ये मान लीजिए सेक्शन 96 पे आधारित थे दोनों पार्ट, तो पहले मैं सेक्शन 96 पूरा लिख देता। पूरा लिखने के बाद मैं लिखता कि बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी में कंक्लूड एज फॉलो, पॉइंट पार्ट नंबर 1 का कंक्लूजन, पार्ट नंबर 2 का कंक्लूजन। बट क्योंकि आपस में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए पहले पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कीजिए, फिर पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। बात समझ गए? टेक्निक समझ गए करने की? हाँ बोलते रहिएगा। चलिए जी, तो मैंने कहा सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 85। भाई इसने क्या पूछा है? स्मॉल कंपनी के बारे में। तो मैंने कहा जी सबसे पहले मैं स्मॉल कंपनी के बारे में ही लिख देता हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 85 की कंपनी की आपने पूरे का पूरा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन यहां पे लिख दी कि सेक्शन 2 क्लॉज 85 क्या कहता है। तो हमने कहा जी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 4 करोड़ और टर्नओवर कितनी है? 40 करोड़ रुपए। ठीक है जी। अब स्मॉल कंपनी का जो प्रोविजन है वो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनियों के ऊपर नहीं लगता है। मतलब अगर आप किसी की होल्डिंग है या आप किसी की सब्सिडरी हैं तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। ठीक है बादल बेटा, चलो आगे। फिर क्योंकि यहां पर इसने पूछा है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसके सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करती है, सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करती है इस कंपनी के, तो मतलब अंदाजा तो यही ले जा रहा है कि ये शायद उसकी सब्सिडरी हो। तो देख लेते हैं
कोई भी कंपनी दूसरी की सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब दूसरी कंपनी क्या करती है कि आपके मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर पे होल्ड करती है, या तो डायरेक्टली या अपनी और सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू। अब आपके दिमाग में यहां पर यह भी आ सकता है कि सर होल्डिंग सब्सिडरी बनने के लिए तो एक और कंडीशन भी है ना कि मोर देन 50% ऑफ द कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में ये भी तो कंडीशन लिखी है। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर क्वेश्चन के अंदर पढ़ूं, देखो ये चीजें समझते जाना, 5 नंबर पे क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे को सेक्शन 2 क्लॉज 85 का भी रेफरेंस देना है, सेक्शन 2 क्लॉज 40 का भी रेफरेंस देना है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 का भी रेफरेंस देना है, तो मेरी लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए यहां पर कॉमन सेंस मैंने अपनी लगाई और मैंने कहा मैं सेक्शन 2 क्लॉज 87 पूरा नहीं लिख रहा, केवल उसका रेलेवेंट पोर्शन लिख रहा हूं। वो तो कंपोजिशन ऑफ द कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो वाली लाइन में नहीं लिख रहा हूं यहां पर। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, तो मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 87 का रेलेवेंट पोर्शन, केवल सेकंड कंडीशन जो थी कि मोर देन 50% या मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर आइदर डायरेक्टली और वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी, केवल वो वाली लाइन लिख दी है। अब अगली बात, क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में जो स्मार्ट सॉफ्टवेयर, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो 2 लाख शेयर होल्ड करती है आउट ऑफ द 5 लाख शेयर्स? यस, हाँ जी। तो पहली बात, अब देखो ये वर्ड जो बच्चों की कॉपी में सबसे ज्यादा मिस होता है वो है ये वर्ड, क्या 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 कंक्लूजन। देखो पहले पार्ट का आप कंक्लूजन करने जा रहे हो, तो कंक्लूजन में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पहली बात, मैं कह सकता हूं पैसिफिक सॉल्यूशन इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द सॉफ्टवेयर स्मार्ट सॉफ्टवेयर, हेंस ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रहेगी, ये कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनने वाली है। यानी कि क्योंकि अगर ये सब्सिडरी हो जाती किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71। और अगर सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाती, तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में फिर ये स्मॉल कंपनी ना रहती। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसलिए अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं बनी है। तो अब ये क्या है? अब ये चेक करना है मुझे कि क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है। देखो जी, किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वगैरह तो नहीं है, सब्सटेंशियल होल्डिंग तो इसमें नहीं है, मतलब कोई भी दूसरी कंपनी इसकी होल्डिंग कंपनी नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं। उसने एडवाइस देने को कहा है, वेदर पैसिफिक सॉल्यूशन शेल बी डीम्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी। हाँ, अब देखो पहले मैंने ये दिखा दिया कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। अब मैं बता सकता हूं कि स्मॉल कंपनी है या नहीं है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 की कंडीशन पूरी हो रही है, तो स्मॉल कंपनी है। क्योंकि अगर मैं पहले ये बता देता कि स्मॉल कंपनी है या नहीं है और बाद में बताता कि ये डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी है या नहीं, तो बेकार था स्मॉल कंपनी के बारे में बताना भी। क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी है तो स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती ना, तो इसलिए मैंने पहला टेस्ट वो चेक किया। सीरीज समझ रहे हो, फ्लो समझ रहे हो कैसे चल रहा है? मैंने सबसे पहला टेस्ट वो सेटिस्फाई किया कि भैया ये पब्लिक है या प्राइवेट है, पहले ये बता दे। तो मैंने कहा जी पब्लिक किसी एंगल से नहीं है, क्योंकि ये कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अगला सवाल स्मॉल कंपनी है कि नहीं, तो मैंने कहा जी देखना जरा इसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। हाँ जी, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 50 लाख रुपए। ठीक है जी, यहां तक फिट बैठता है। टर्नओवर कितनी है? 2 करोड़ रुपए, ये भी फिट बैठता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और टर्नओवर भी वहीं फिट बैठ रही है, पेड अप कैपिटल भी फिट बैठ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़ इज विद इन द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। हेंस पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल कंपनी। बताइए जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? उसके बाद उसने सेकंड पूछा है कि इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं की है। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, तो सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिख के सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आती है। मैंने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और अगर कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है। यहां तक भी क्लियर? अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से। सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर ये लिखा हुआ है कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिलती है। 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को, यानी कि यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे एग्जाम्पल के अंदर क्या मैं कह सकता हूं पैसिफिक सॉल्यूशन स्मॉल कंपनी है? यस। क्या इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है? नहीं है। कंक्लूजन, एडवाइस कहां है ना,
एडवाइस 10 स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द आरओसी। बोलो जी, क्लियर है पहला क्वेश्चन? बढ़ सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। The statutory auditor of the company were required to issue a certificate on the net worth of the company as per the requirement of the management as on 30th September 2024, computed as per the provision of section 2 clause 57 of the Companies Act। वाह वाह वाह, मेरे सेक्शन की समस्या तो इसने सॉल्व कर दी। सेक्शन 2 क्लॉज 57 में नेटवर्थ की डेफिनेशन होती है, वो कहता है नेटवर्थ ऑडिटर को देनी है, ठीक है जी। कंपनी हैड फेयर वैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी, ओ कंपनी ने रीवैल्यूएशन किया इसकी प्रॉपर्टी का। प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द करंट ईयर विच वाज मिस्टेकनली टेकन इनटू द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी, और जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को कंपनी ने उठाकर रिटेन अर्निंग के अंदर क्रेडिट कर दिया है इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, एडवाइस वेदर दिस फेयर वैल्यूएशन वुड बी कवर्ड इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। उसने कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हुआ है उस पे जो गेन हुआ है वो कंपनी ने रिटेन अर्निंग का पार्ट बना दिया है। क्या नेटवर्थ के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स या रिवैल्यूएशन का गेन लिया जाता है या नहीं, आपको ये बताना है। द आंसर इज नहीं लिया जाता। तो नेटवर्थ की सेक्शन 2 क्लॉज 57 के अंदर डेफिनेशन क्या है? नेटवर्थ का मतलब है, पहली बात पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा फ्री रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऐड हो जाएगा, फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आप माइनस कर देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को आप माइनस कर देंगे। बट किसी भी हालत में रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स वगैरह ऐड नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स वगैरह पे अराइज होने वाला रिजर्व्स ये किसी भी तरीके से ऐड नहीं होगा। एनी रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेटवर्थ। ठीक है जी। अब इस केस में क्या हुआ है, कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यूड किया है और जो प्रॉफिट हुआ है वो रिजर्व्स के अंदर ले गई है, रिटेन अर्निंग का पार्ट बना दिया है। अगर कंपनी तुमने ऐसा किया है, इवन इफ द कंपनी हैड टेकन द फेयर वैल्यूएशन टू द रिटेन अर्निंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फिर जो रिजल्टेंट क्रेडिट होगा रिजर्व्स के अंदर, जो आपने रिजर्व के अंदर क्रेडिट किया है वो कहां पे आ रहा होगा? ऑब्वियसली वो रिजर्व के अंदर, क्योंकि रिजर्व की भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, शेड्यूल 3 में अकाउंट्स में पढ़ा है आपने। फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिफरेंट रिजर्व है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर किस कैटेगरी के अंदर शो कर रहे होंगे? रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी, जिसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा नेटवर्थ की कैलकुलेशन करने में। ठीक है, दस द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द मैटर। उसने क्या कहा है, देखो, द स्टेचुटरी ऑडिटर वर रिक्वायर्ड टू इशू अ सर्टिफिकेट, मतलब उसको सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत थी, सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत थी, और आपको एडवाइस करना है, एडवाइस करना है कि वेदर द फेयर वैल्यूएशन वुड बी कवर्ड इन द नेटवर्थ। तो एडवाइस क्या करेंगे स्टेचुटरी ऑडिटर को? आप कहेंगे ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द मैटर, मतलब ऐसी लैंग्वेज और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही याद करना है, relating to accounting of this reserves separately at the time of audit of accounts of the company। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि statutory auditor of the company is advised to exclude or not to consider this reserve while computing the net worth of the company। लो जी, बताइए कोई भी दिक्कत? क्लियर? Come to question number 3. Mr. Ram along with his brother got registered a company in the state of Telangana by furnishing a false information knowingly। जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन सबमिट की है। What action can be taken against the company and its promoters under the provision of the Company Act 2013। अब मैंने ये सिंपली क्वेश्चन बना के दिया है कि भाई सिंपल सही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी ऐसा पूछेगा मिलता जुलता इससे। सेक्शन 7 का आपने रेफरेंस देना है, सेक्शन 7 का रेफरेंस देना है। ठीक है जी, सेक्शन 7 में क्या कहता है? 7 में कहता है कि अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन गलत इंफॉर्मेशन देके हुआ है तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन अगर फाइल हो गई तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पर कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है। याद है कहां दिया हुआ है? सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है। चलिए, कौन है? तरुण। लाइव नहीं है क्या? बस इसी उलझन में रह जाना नालायको तुम। हाँ जी। पहली बात, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है
किस लिए? रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड सेक्शन 7 के अंदर, वाइंडिंग अप से रिलेटेड, कंपनी का नाम रिमूव किया जा सकता है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स अनलिमिटेड बनाई जा सकती है, या फिर सच ऑर्डर पास किया जा सकता है एज इट मे थिंक फिट। ठीक है जी। अगली बात, प्रोवाइडेड दैट, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले सेक्शन 7 के अंदर ही अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को देनी पड़ती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं या फिर फर्स्ट डायरेक्टर हैं या फिर हर वो व्यक्ति जिसने डिक्लेरेशन दी है रजिस्ट्रेशन के वक्त, लाइक सब्सक्राइबर्स, दे शैल आल्सो बी लायबल, क्योंकि जानबूझ के किया है ना, दे शैल आल्सो बी लायबल फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन 447। ठीक है। चलिए, आर्यन कहते हैं सर इन द फर्स्ट क्वेश्चन इफ आई राइट डीम्ड पब्लिक कंपनी इंस्टेड ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, देखो मेनली तो उसका पक्ष ना यही था कि क्या यहां पर एक कंपनी उसके अंदर होल्ड करती है, सब्सटेंशियल होल्डिंग करती है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी बन जाती, अगर ये किसी की सब्सिडरी बन जाती ना, तो दिक्कत ये आती आर्यन कि फिर ये स्मॉल कंपनी ना रह पाती। तो अब अगर क्वेश्चन के अंदर मैं सेक्शन 2 क्लॉज 71 को डिफाइन करने बैठूं, उससे अच्छा मैं सेक्शन 2 क्लॉज 71 की रेलेवेंट लाइन डिफाइन कर दूं। और रेलेवेंट लाइन में डिफाइन कब करता? रेलेवेंट लाइन में डिफाइन कब करता? पहली बात, जब ये सब्सिडरी प्रूव हो जाती। अगर ये प्रूव हो जाती कि सब्सिडरी है तो मैं लिखता सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर, क्योंकि ये सब्सिडरी है तो ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि ये सब्सिडरी ही नहीं निकली, इसलिए मैं सेक्शन 2 क्लॉज 71 की जो आप लाइन कर रहे हो डीम्ड पब्लिक कंपनी वाली, वो मैंने इसलिए उसका रेफरेंस नहीं दिया। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन समझो आर्यन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन समझो। ठीक है। और अगर आप लिख भी दोगे सेक्शन 2 क्लॉज 71, पूरा सेक्शन 2 क्लॉज 71 मत चिपका आना, क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। सेक्शन 2 क्लॉज 71 की रेलेवेंट लाइन लिख भी दोगे तो कोई कसूर नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सेक्शन 2 क्लॉज 87 की वो लाइन कि ये होल्डिंग सब्सिडरी कब बनेगी। समझ आ गई? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 8 ध्यान रखना, मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो पाए उतने सेक्शन 8 के ऊपर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सेक्शन 8 वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहेगा एग्जामिनर का एंड हर अटेम्प्ट के अंदर। अब वो दे या ना दे ये और बात है, बट हमने पॉसिबिलिटी सारी यहां पर अंडरस्टैंड की है। Country Pool Club was formed as a limited liability company under Section 8 of the Companies Act 2013 with the object of promoting cricket by arranging the introductory cricket course at the district level and the friendly matches. Okay. The club has been earning a surplus. Lately, the affairs of the company were conducted fraudulently. Oh, revocation हो जाता है। अच्छा, उसके बाद and dividend were paid to the members. अच्छा जी, Mr. New, a member decide to make a complaint with the regulatory authority to curb the fraudulent activity by cancelling the license given to the company. फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है तो लाइसेंस तो कैंसिल होना ही होना चाहिए। आगे, इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस, इफ सो स्टेट द प्रोविजन। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। दूसरा, वेदर द कंपनी में बी वाउंड अप। तीसरा, वेदर द कंट्री पूल क्लब कैन बी मर्ज्ड विद द कूलनेट प्राइवेट लिमिटेड। एक बात तो पक्की है कि सब कुछ जो भी है सेक्शन 8 के ऊपर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले मैं सेक्शन 8 के प्रोविजन को खुल के लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। तो यानी कि सबसे प्यारा तरीका या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बनेगा, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी कब बनती है? सेक्शन 8 कंपनी बनती है फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट, साइंस, कॉमर्स वगैरह, ये सब बनती है। दूसरी बात, इन कंपनियों को क्या लेना पड़ता है? पहला लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद फिर ये उसके बाद किसके पास जाती है? आरओसी के पास जाती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। समझ गए इतनी बात को? थर्ड, अगर कभी भी ये पता लग जाए कि कंपनी अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पे चल रही है या फिर जिन कंडीशंस के लिए ये बनाई गई थी, अगर वो ये कंडीशंस को पूरा नहीं कर रही है, तो वो लाइसेंस को रिवोक कर लिया जाएगा। फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या हो सकते हैं? पहला, कंपनी का वाइंडिंग अप करवाया जा सकता है। दूसरा, कंपनी का मर्जर करवाया जा सकता है। ये सारे कंसिक्वेंसेस, मतलब पूरा सेक्शन 8 पहले चिपका डालो, क्योंकि तीनों पार्टी सेक्शन 8 पे आधारित है। बात समझ गए कि नहीं? और दूसरा ये भी बनता है, क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर भी अलग अलग पोर्शन पे पूछा गया है, तो पहले एक एक पोर्शन के बारे में लिखना शुरू करो। आपके पास दोनों ऑप्शन बनते हैं, बट व्हाट आई वुड प्रेफर, गो बाय दिस मेथड, अगर एक ही सेक्शन पे आधारित है तो। ठीक है ना? चलिए, तो पूरा सेक्शन 8 लिखते 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 रिवोकेशन पे आते आते सब कुछ लिख दिया। चलिए सेक्शन 8 कौन से चैप्टर में है? बहुत बढ़िया कर रहा है बेटा तू। चलिए,
तो ये पूरा का पूरा लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिवोकेशन करती है तो क्या होगा, रिवोकेशन के बाद प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखना शुरू हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगी। फिर आते हैं पहला पार्ट पे। पहला पार्ट कहता है इज देयर एनी प्रोविजन टू रिवोक द लाइसेंस? यस, बिल्कुल ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस। स्टेट द प्रोविजन क्या है रिवोकेशन के, लिख दिए। नेक्स्ट, क्या कंपनी वाउंड अप हो सकती है? अगर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो रहा है, अगर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है? यस। नेक्स्ट, द कंट्री पूल क्लब कैन बी मर्ज विद द कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। बिल्कुल गलत, हाँ जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप कंपनी का मर्जर करा रहे हो ना, तो मर्जर कराने के बाद कंपनी बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली किसी कंपनी के साथ मर्ज की जाती है, यानी कि अगेन जो ऐसे ही किसी बिजनेस में लगी हो। आप किसी और दूसरे बिजनेस में लगी हुई कंपनी के साथ इसे मर्ज नहीं करवा सकते। समझ गए इतनी बात? भाई क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आते हैं। मिस्टर आर कौन है? इंडियन सिटीजन है एंड स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज फॉर 130 days. ओके, ही अपॉइंट एज अ फॉरेन सिटीजन एज एज नॉमिनी। गलत है। हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 125 days, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए था। Is Mr. R eligible to incorporate a one-person company? If yes, can he give the name of S in the memorandum of association as his nominee? What would be the procedure for change in the name? What would be the procedure for withdrawal of the consent by nominee? अच्छा, एक और बात ध्यान रख लेना, जब भी किसी पार्ट में प्रोसीजर आ जाए, जब भी किसी पार्ट के अंदर वो प्रोसीजर वगैरह पूछना शुरू कर दे, तो कोशिश ये रखना कि वो प्रोसीजर जो है ना, वो फिर जैसे थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हो तो पहले दो को सॉल्यूशन कर दो, आप पहले दो का प्रोविजन एक साथ कर दो, उसके बाद प्रोसीजर जो है वो थर्ड पार्ट के अंदर ही लिखना, पूरा प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर लिखना पड़ेगा ना, तो फिर थर्ड के अंदर ही लिखना, फिर फोर्थ का भी प्रोसीजर लिखना है, वो भी फोर्थ पार्ट के अंदर ही लिखना। तो ऐसे में आप एक काम भी कर सकते हो कि पहले और दूसरे का देखो आपने क्या किया, अलग से पहले प्रोविजन लिख दिए, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पे आधारित प्रोविजन लिख दिए, जिसमें सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज है। अच्छा एक बात, अगर आपको सेक्शन ध्यान नहीं है, आपने एक्ट का रेफरेंस दिया, साथ में रूल का रेफरेंस दिया, और रूल के साथ अगर कंपनीज कौन से रूल से नहीं लिखा तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, वो पंगे मत करना। अगर रूल नंबर 3 और 4 लिख रहे हो 1% कंपनी का, और ये इसलिए लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो रूल नंबर 3 और 4 का रेफरेंस जरूर देना, ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 पूरा लिख के आना। फिर ये क्या कहते हैं रूल, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केवल नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन होगा, रेजिडेंट इन इंडिया होगा। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब 120 दिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो एक 1% कंपनी बना भी सकता है और नॉमिनी भी हो सकता है। मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसी में सॉल्व हो गए, इसी के अंदर ही। अब अगर मैं कहूं कि मैं फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करूंगा फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो मुझे यही लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी, क्या फायदा। तो मैंने इसलिए सबसे पहले रूल नंबर 3 और 4 का प्रोविजन लिखा, ठीक है, रूल नंबर 3 और 4 का प्रोविजन लिखा। उसके बाद केस नंबर 1 में मिस्टर आर एलिजिबल टू बी इनकॉर्पोरेट एज इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, यस एलिजिबल है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन भी है, 130 दिन भी इंडिया में रहा है, और नेचुरल पर्सन भी है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, क्या जिसने नॉमिनी बनाया है, नेम ऑफ मिस्टर एम, क्या वो नॉमिनी भी बन सकता है? मतलब क्या वो नॉमिनी भी जो है वो एलिजिबल है नॉमिनी बनने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो फॉरेन सिटीजन है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा, एस का नाम इंक्लूड नहीं हो सकता। देखो एक ही प्रोविजन से पहले दो पार्ट मेरे सॉल्व हो गए, अब अगले में थर्ड में प्रोसीजर है, जैसे ही प्रोसीजर आ जाए उसका प्रोसीजर वो थर्ड पॉइंट के अंदर ही लिखना प्रोसीजर। ऐसा मत करना कि ऊपर सारे प्रोसीजर भी लिख डाले,
वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जब भी प्रोसीजर आ जाए ना तो फिर वो थर्ड पोर्शन में रिस्पेक्टिवली प्रोसीजर लिखना। प्रोसीजर क्या था कि अगर आप नॉमिनी को चेंज करना चाह रहे हो तो क्या आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो? यस, पूरा प्रोसीजर लिख देना कि नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है। कब कब? मान लीजिए नॉमिनी खुद चाहता है या फिर किसी रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह पे आप किसी और को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। यस, कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति की फॉर्म नंबर INC 3 के अंदर। ठीक है जी, चलिए। अब अगर आप मान लीजिए एक की जगह दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं तो ये जो चेंज हो रहा है, क्या इस चेंज को मैं चेंज इन या फिर ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह सकता हूं? क्या मैं इसे ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। देखो जी, चेंज इन द नॉमिनी जब होता है तो उसे मैं चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं कहता हूं। चेंज इन द नॉमिनी को मैं चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं कहता हूं, यानी कि नॉमिनीज का चेंज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर 1 पर्सन कंपनी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट लिख देना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर कहता है जी विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी। हाँ जी, ये आपका फोर्थ पार्ट है। ये आपका फोर्थ पार्ट है। क्या ये नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? भाई तुमने क्या बंधुआ मजदूर थोड़े ना कि वो नहीं कर सकता। तो नॉमिनी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, बट क्या प्रोसीजर है? उसे इस बात का नोटिस देना पड़ता है। किसे? 1 पर्सन कंपनी को प्लस उसके सोल मेंबर को भी जिसने उसे बनाया है। तो दोनों को एक नोटिस देना पड़ता है कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ठीक है जी। अब सोल मेंबर क्या होगा? इस नोटिस के बेसिस पर किसी और को नॉमिनेट करेगा। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। और फिर इंटीमेशन भेजेगा किसको? टू द कंपनी को। कंपनी को सोल मेंबर इंटीमेशन भेजेगा कंपनी को अलोंग विद द रिटन कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, फॉर्म नंबर INC 3। अगर फॉर्म नंबर याद ना हो वहां पर, अगर फॉर्म नंबर याद ना हो तो आप लिख सकते हैं इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए फॉर्म नंबर याद नहीं हो पा रहा है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म मेंशन कर दीजिएगा, चल जाएगी बात। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट दयावान है, इतना ज्यादा निर्दयी नहीं है कि हम कहें जी चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अल्फा लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनीज प्लानिंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड इन द AGM फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2018. Mr. Chopra is holding 800 equity share as on the date. State whether the act of the company is according to the provisions of the Companies Act. क्या सेक्शन 8 कंपनी भी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? नहीं कर सकती है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी। तो पहले सेक्शन 8 कंपनी के बारे में डिफाइन करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। ये प्रमोशन ऑफ द आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिसर्च, रिलीजन, इन सब के लिए बनाई जाती है। सेक्शन 8 कंपनी की विशेषता ये है कि दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड टू द कंपनी। तो इन द गिवन केस मैं कह सकता हूं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। अच्छा, कई अजीब अजीब क्वेरीज आ रही हैं, जैसे कि एक क्वेरी आ रही है कि क्या आप चैप्टर वाइज करा रहे हो या कभी भी रैंडमली करा रहे हो। नालायको, अगर तुम क्लास समझ रहे हो तो तुम्हें इतना अकल अभी तक नहीं आ रही? क्या फाउंडेशन के बच्चे हो क्या कि अचानक से इंटर की क्लास में बैठ गए हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो। बताया है, ये ऊपर हेडिंग भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यहां प्रिलिमिनरी एंड मेमोरेंडम नाम का चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद भी एक क्वेरी। हे भगवान, मतलब कमाल हो गई। मैं अच्छा, अच्छे बच्चों को तो मैं कहूंगा कि नालायकों से मुकाबला है तुम्हारा, आराम से क्लियर कर जाना। इन्हें पता आता पता ही नहीं है, कुछ भी आता पता ही नहीं है इन्हें यार। चलिए, पेनल्टी जो जो चैप्टर की करनी है मैं यहां पर बताता जाऊंगा। ठीक है सिद्धार्थ, बस अब पहले यहां पर ध्यान दो भाई। अच्छा, यहां पर ना एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया, बट जो करके जरूर जाना। वो क्वेश्चन का नाम है ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनीज क्या अपना ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकती है कि नहीं? क्या सेक्शन 8 कंपनी ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकती है कि नहीं? ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। राधिका सिंघल, क्वेरी आई है, ये क्वेश्चन करने से पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं राधिका, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, चलो शाबाश। या तो क्लास को शुरू से देखा करो, बीच में आके चौके छक्के मत मारा करो क्लास में। चलिए
कुशाल जिंदल, आपकी क्वेरी में देख चुका हूं, अभी मुझे पढ़ाने दो, बाद में ये फालतू चीजों का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 777, एज एट 31st of March 2018 the paid up share capital of S Limited is 1 crore divided into 10 lakh equity shares of ₹10 each, ठीक है। चलिए, of this H Limited is holding 6 lakh equity shares of and 4 lakh equity shares are held by the others। oh, H Limited 6 लाख शेयर्स होल्ड करता है, कितने में से? 10 लाख में से 6 लाख, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी तो बन गई। ओके 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 ओके, आगे। Simultaneously, S Limited is holding 5% equity shares of the H Limited, out of which 1% share are held as a legal representative of deceased member of H Limited। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं लगभग पिछले 10 में से 7 या 8 बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है। कुशल, अगर आपने फालतू क्वेरी करना बंद ना किया इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के अंदर, मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। अगर आप दोबारा से आपने कोई भी फालतू की यहां क्वेरी करी, यहां इस टाइम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन चल रहा है, मैंने कहा जो तुम्हारी फालतू क्वेरियां हैं एमसीक्यू को रिलेटेड, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर चलने दो, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर तुमने अभी भी बंद नहीं किया तो मुझे तुम्हें बैन करना पड़ेगा इस चैनल पे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे बच्चे यहां पर रहें, ठीक है। सीरियस जो होंगे पढ़ाई के लिए वो यहां बैठो प्लीज, बाकी मत बैठो यहां पे। यार बाकी बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हो तुम, क्यों नुकसान कर रहे हो? क्या होगा तुम्हें उनका नुकसान करके? तो प्लीज कंसंट्रेट करने दो यहां पर। क्या फालतू की क्वेरी करके सारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एग्जामिन and answer the following queries with reference to the provisions of the Companies Act 2013। okay, can S Limited make a further investment in the equity shares of the H Limited? दूसरा, can S Limited exercise the voting power at the AGM of the H Limited? तीसरा, can H Limited allot or transfer some of its shares to the S Limited? चलिए देखो, ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? मैंने कहा जी 70% की फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, सेक्शन 19 पे आधारित है। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती है। यानी कि इसने दो बातें कही हैं। पहला, कोई भी सब्सिडरी कंपनी चाहे खुद या अपने किसी नॉमिनी के थ्रू शेयर्स नहीं ले सकती है अपनी होल्डिंग कंपनी के। ओके, एंड नो होल्डिंग कंपनी शेल अलॉट और ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। देखो, दो चीजें लिखी हैं। पहली बात, सब्सिडरी कंपनी तुम होल्डिंग के शेयर्स नहीं ले सकते, और होल्डिंग कंपनी तुम भी अपने शेयर ना तो अलॉट कर सकते हो, अलॉट मतलब ओरिजिनल अलॉटमेंट, और ना ही ट्रांसफर कर सकते हो बाद में अलॉटमेंट होने के बाद किसी और के नाम अलॉटमेंट किया और इसके नाम ट्रांसफर। तो इसलिए दोनों शब्द बड़े कीवर्ड हैं। अलॉट भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, और सब्सिडरी कंपनी में वर्ड क्या है? होल्ड नहीं कर सकते अपनी होल्डिंग कंपनी में, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा अलॉटमेंट या ट्रांसफर हुआ, अगर कोई भी अलॉटमेंट या ट्रांसफर हुआ तो फिर वो क्या होगा? वॉइड होगा। बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस कॉन्सेप्ट की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है। उसमें से पहली एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन है कि अगर सब्सिडरी कंपनी ये शेयर्स एक्वायर करती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। से फॉर एग्जांपल एच लिमिटेड अगर एक होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है जी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एच लिमिटेड का एक मेंबर हुआ करता था M1। M1 जो है वो मरने वाला था, मरते मरते उसने अपनी विल के अंदर लिखा कि मेरे बाद कंपनी, मेरे पास जितने भी शेयर एच लिमिटेड के हैं वो सारे के सारे एक कंपनी है जो कि सेक्शन 8 के कामों में लगी हुई है, धार्मिक कामों में लगी हुई है, मैं सारे के सारे शेयर्स उसके नाम करके जा रहा हूं। M1 ने, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा लिख दिया, सॉरी M1 मतलब डिसीज्ड ने ऐसा लिख दिया था।
और ये कंपनी उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थी। एस लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड है। तो बताइए, ये पहला तरीका है जिसमें सब्सिडरी आप होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकते हो और आपके पास राइट टू वोट भी रहेगा, वोटिंग पावर भी रहेगा। दूसरा केस बनता है जब सब्सिडरी कंपनी ये शेयर होल्ड करती है एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब किसी और के बिहाफ पर। फॉर एग्जांपल एच लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट किस लिए बनाया गया? अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज इसने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट के अंदर 500 करोड़ रुपए डाल दिए, किसके लिए? एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए। अब इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत थी, जिन एक्सपर्ट को हम ट्रस्टी नाम देते हैं। अब ट्रस्टी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी या कोई कंपनी भी। अब यहां पर ट्रस्टी कौन था? यहां पर ट्रस्टी था एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कौन थी? सब्सिडरी कंपनी थी। किसकी सब्सिडरी थी? ऑफ एच लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी थी। ठीक है जी। अब एस लिमिटेड ने 500 करोड़ यूज करने चाहे कि कहां करें ताकि एम्प्लॉइज का उद्धार हो सके, तो डिसाइड किया गया, ये टाटा का रियल एग्जांपल है, ये टाटा मोटर्स है, ये टाटा की सब्सिडरी कंपनी है। तो इन्होंने टाटा मोटर्स के ही शेयर यानी कि एच लिमिटेड के ही शेयर्स ले लिए। जब भी शेयर्स लिए जाते हैं ट्रस्टी के द्वारा तो बेनिफिशियरी के नाम पे नहीं, ट्रस्टी के नाम पे होते हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी तो लाखों हो सकते हैं, तो किसका नाम लोगे? तो इसलिए ट्रस्टी के नाम लिए जाते हैं। अब यहां पर सब्सिडरी ही अपनी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर रही है, बट एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है। लॉ मेकर कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर राइट टू वोट भी मिल जाएगा, क्योंकि वोट जब डालोगे तो किसके बेनिफिट के लिए डालोगे? अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए राइट टू वोट डालोगे। ठीक है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सिचुएशन जबकि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है, वो है जब होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले ही सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर होल्ड करके बैठी है, वेयर द सब्सिडरी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। बट ये ऐसी स्थिति है जहां पर राइट टू वोट नहीं मिलता है, मतलब यहां आप राइट टू वोट नहीं ले सकते, आपके पास जनरल मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ठीक हो गई इतनी बात। अब कहता है इन द गिवन केस क्या हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की इतनी है, और जिसमें से एच लिमिटेड 6 लाख इक्विटी शेयर होल्ड करता है, मतलब एच लिमिटेड बन गई होल्डिंग और एस लिमिटेड बन गई है सब्सिडरी। तो एच लिमिटेड होल्डिंग है, एस लिमिटेड सब्सिडरी है। ठीक है, कंक्लूजन। पहला क्वेश्चन पूछा है एस लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स? नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा, एस लिमिटेड एक्सरसाइज कर सकती है वोटिंग राइट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द एच लिमिटेड? यस, दे कैन एक्सरसाइज द वोटिंग पावर। क्यों? क्योंकि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपके पास वोटिंग पावर रहती है। फिर एच लिमिटेड क्या फर्दर अलॉटमेंट कर सकती है इट्स शेयर्स टू एस लिमिटेड? नो। तो सबसे पहले सेक्शन 19 पूरे का पूरा लिखा, सारे उसी पे बेस्ड थे, एक एक करके हम सॉल्व करते गए। बताइए जी, डन का मैसेज मिल जाएगा? डन का मैसेज मिल पाएगा? अमित क्लास दोबारा देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो अपने आप में आने की संभावना नहीं है क्वेश्चन नंबर 8, बट क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि इतना बड़ा है तो इसमें से आधारित क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे कि इसमें से 2 कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे निकलते हैं। पहला लिस्टेड कंपनी के ऊपर, खासकर रूल नंबर 2A के ऊपर लिस्टेड कंपनी के, और दूसरा सेक्शन 2 क्लॉज 87 होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर। यहां पर बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट यहां से निकलते हैं इस क्वेश्चन में से, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना बड़ा ही रेलेवेंट हो जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय द डिफरेंट कंपनीज रिलेटेड विद ईच अदर। पहला, क्लैशरेस्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने सिक्योरिटीज इशू की हैं, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स issued on a private placement basis in terms of the relevant SEBI regulation। देखो जी, अगर लिस्टेड कंपनी की बात करो तो लिस्टेड कंपनी क्या होती है? हम जानते हैं कि जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। यस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर दी गई है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज 3 तरीके की हो सकती हैं। पहली कौन सी होती है? मेन बोर्ड। मेन बोर्ड बोले तो फॉर एग्जांपल बीएसई और एनएसई। फिर होता है एसएमई एक्सचेंज, ठीक है, और तीसरा होता है आपका इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब मेन बोर्ड पे आपको आने के लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। यस। एसएमई पे आने के लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। बिल्कुल। आईजीपी पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आ सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आ सकती है। अगली बात, मेन बोर्ड पे जब भी आप शेयर इशू करते हो तो ये पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है, पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है, और यहां पर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है।
एसएमई बोर्ड पर जब भी आप शेयर्स इश्यू करते हो तो ये भी पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है और यहां पर भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। परंतु इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है और वहां पर प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 तरीके की स्टॉक एक्सचेंज होती है, रिकॉल करो जी दिमाग में। और इन तीनों स्टॉक एक्सचेंज में से कहीं भी आपने अगर शेयर्स इश्यू कर दिए तो आप क्या लिस्टेड कंपनी बन जाएंगे? यस, आप लिस्टेड कंपनी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब क्लैशलिस्ट, अच्छा फिर यहां पर एक रूल नंबर 2A आता है। रूल नंबर 2A कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। देखो जी, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह इश्यू किए हैं, सिमिलरली नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इश्यू की है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इश्यू किया गया है, इसका मतलब है कि वो कहां इश्यू किया गया है? इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे इश्यू किया गया है। तो फिर मैं आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मान रहा। पहली बात, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म है। नॉन कन्वर्टेबल चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, नॉन कन्वर्टेबल चाहे डेट इंस्ट्रूमेंट हो, मैं आपको नहीं मान रहा। क्या नहीं मान रहा? लिस्टेड सिक्योरिटी। ये रूल नंबर 2A एग्जम्पशन देता है लिस्टेड कंपनियां होने से। ठीक है जी। तो यहां पर पहली बात है कि क्या जो कंपनी है क्लैशलिस्ट लिमिटेड जिसने लिस्ट किए हुए हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो क्या ये लिस्टेड कंपनी होगी? नहीं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2A के अंदर कवर हो गई है। ये रूल नंबर 2A की एग्जम्पशन में आ गई है क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। दूसरी बात, फिर कहता है हैज द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्टर्स इन द इंद्रियामन लिमिटेड, यानी कि कंपनी के पास पावर है इंद्रियामन लिमिटेड नाम की कंपनी के 2/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। तो क्या मैं कह सकता हूं क्लैशलिस्ट जो है इंद्रियामन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन चुकी है? हाँ या ना? सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर क्लैशलिस्ट जो है इंद्रियामन की होल्डिंग कंपनी बन चुकी है। बोलो ना हाँ। सेक्शन 2 क्लॉज 87 का रेफरेंस लेके बोलो। चलिए, अब मैं दूसरी कंपनी पे आता हूं, इंद्रियामन लिमिटेड। हाँ जी, इसने क्या किया है? लिस्ट करवाए हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इन टर्म्स ऑफ द सेबी रेगुलेशंस। ओके, तो ये भी क्या मैं कह सकता हूं लिस्टेड कंपनी है? नहीं, ये भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। दूसरी बात, ये होल्ड करती है 60% ऑफ द वोटिंग पावर इन द सजगता लिमिटेड। क्या मैं कह सकता हूं इंद्रियामन होल्डिंग बन गई है और सजगता जो है वो सब्सिडरी कंपनी बन गई है? इतनी बात भी क्लियर? लिस्टेड कंपनी तो ये भी नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अगर कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है तो लिस्टेड बन जाएगी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो लिस्टेड बन जाएगी। बात समझ आ रही है इतनी? चलिए, थर्ड, अब सजगता लिमिटेड के बारे में बात करूं तो सजगता लिमिटेड के बारे में लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू की गई है ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अगेन लिस्टेड नहीं है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन, फिर कहता है कंपनी होल्ड 52% इक्विटी शेयर्स इन द प्रतिबोध लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। ओ, ये पॉइंट मुझे मेनली बताना था। अगर आप एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है। जो मुझसे पढ़े हुए हैं जरा एनालिसिस ऑफ एसोसिएट कंपनी लिख लो कि आपने एनालिसिस ऑफ एसोसिएट कंपनी जो मैंने करवाया है 2-3 पेजेस तक, वो जरूर करके जाना है। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएट कंपनी के अंदर कि अगर मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड करती है इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने मॉर्गन स्टैनले नाम की कंपनी को अपना पैसा दिया 1 लाख रुपए। मैंने कहा मॉर्गन स्टैनले ये पैसा लगा दो कहीं। मॉर्गन स्टैनले ने मेरा पैसा उठा के रिलायंस में लगा दिया। न केवल मेरा बल्कि लाखों लाखों लोगों का पैसा मॉर्गन स्टैनले ने रिलायंस में लगा दिया। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले आज के डेट में 25% होल्ड कर रहा है रिलायंस के अंदर। तो क्या रिलायंस मॉर्गन स्टैनले की एसोसिएट बन गई? नहीं, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले का जो पैसा लगा हुआ है रिलायंस में वो मॉर्गन स्टैनले का नहीं है, वो उसने ओरो का पैसा लगाया हुआ है। तो जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो अपना नहीं किसी और का,
किसी और के बिहाफ पर एज अ ट्रस्टी आप पैसा लगाते हो, तो आप किसी भी एंगल से ना तो उसे एसोसिएट बना सकते हो ना सब्सिडरी बना सकते हो। वो कंपनी आपकी एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं बनती है। तो सिमिलरली अगर मैं कहता हूं सजगता लिमिटेड 52% शेयर होल्ड करती है प्रतिबोध में, परंतु ये किसी और कंपनी के बिहाफ पर होल्ड करती है, तो क्या प्रतिबोध इसकी सब्सिडरी कंपनी बन पाई? नहीं बन पाई। ओके, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब एक बात सुनो, एक रिश्ता अभी भी रह गया है। सजगता लिमिटेड सब्सिडरी है इंद्रियामन की और इंद्रियामन सब्सिडरी है क्लेशरिस्ट की। मैंने कह दिया क्लेशरिस्ट होल्डिंग है इंद्रियामन की, इंद्रियामन होल्डिंग है सजगता की, तो क्या क्लेशरिस्ट जो है वो भी होल्डिंग कहलाएगी सजगता की? हाँ। सेक्शन 2 क्लॉज 87 क्या कहता है? कहता है अगर आप मान लीजिए सब्सिडरी हैं किसी होल्डिंग की, तो फिर आप सब्सिडरी माने जाएंगे उस होल्डिंग की अल्टीमेट होल्डिंग की भी। ठीक हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यानी कि ये रिश्ते, ये सारे रिश्ते यहां पर आए हैं। सारा आंसर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सारा का सारा आंसर यहां पर लिखा हुआ है जो भी हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन एक बार कर जरूर जाना, इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। रूल नंबर 2A पे आधारित काफी कॉन्फिडेंस तुम्हें मिल जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए, ओपीसी में नॉन रेजिडेंट मेंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस आपको 3 कंडीशन पूरी करनी है। कम से कम 120 दिन पिछले साल रहे हो, इंडियन सिटीजन होने चाहिए और नेचुरल पर्सन होने चाहिए। बाकी आप नॉन रेजिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेटस डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कौशल इज अ चार्टेड एंड एन MBA बाय प्रोफेशन। ओके, विल दिस लेक्चर बी स्टे ऑन यूट्यूब? यस, इट विल रिमेन। Has been appointed as an executive director on the board of the XYZ Limited. Kaushal. Okay. His job profile include advising the board of director of the company on the various compliance matters. अच्छा, ये has been appointed as a executive director के रूप में अपॉइंट हुआ है। ओके, और ये इसका काम क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह को एडवाइस करना ऑन द वेरियस कंप्लायंस मैटर्स वगैरह सब चीजों पर। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव पोजीशन वेदर कौशल कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्रमोटर ऑफ द XYZ लिमिटेड, एग्जामिन द सेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपसे पूछा है कि क्या ये प्रमोटर है कि नहीं, तो प्रमोटर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर होती है, जिसमें अगर तीन में से कोई भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप प्रमोटर बन सकते हैं। पहला, आपका नाम एनुअल रिटर्न में या फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हो। दूसरा, आप कंपनी में कंट्रोल होल्ड करते हैं वेदर इन द कैपेसिटी एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर। तीसरा, आप कंपनी आपकी एडवाइस पर, डायरेक्शन पर या इंस्ट्रक्शन पर ही पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है। ओके, परंतु ये जो क्लॉज सी में लिखा है ना, ये यहां पर आप प्रमोटर नहीं बनेंगे अगर आप मान लीजिए केवल प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं। आप केवल अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप प्रमोटर यहां पर नहीं माने जाएंगे। अच्छा, अब इन द गिवन केस क्या हुआ है? कौशल जो भी है, जॉब प्रोफाइल ऑफ कौशल क्या है? केवल लिमिटेड है टू द एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द वेरियस कंप्लायंस मैटर वगैरह पे इसका प्रोफाइल है, केवल वो एडवाइजिंग देने का काम करता है। तो सवाल उठा कि जो केवल एडवाइस देने का काम करता है और किस कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है, मुझे बताएंगे एक बार? क्या वो प्रोफेशनल कैपेसिटी लिखा है कहीं? एग्जैक्टली तो नहीं लिखा, बट ये लिखा है कौशल चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA बाय प्रोफेशन है। ये तो नहीं लिखा, बट यहां पर आप एक एजम्पशन भी एज्यूम कर सकते हो कि भैया अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एडवाइस दे रहा है, assuming that he is advising on the professional capacity, ठीक है, तो फिर we may conclude that he will not be classified as a promoter of the XYZ Limited, क्योंकि उसने लिखा है चार्टर्ड है तो मतलब प्रोफेशनल, वैसे ही मान लिया उसने कि चार्टर्ड है तो प्रोफेशनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 खैर मुझे कराने की जरूरत नहीं है। कहता है लिस्ट डाउन सम ऑफ द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू द 1% कंपनी। रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, आराम से कर सकते हो। 1% कंपनी को क्या क्या रिलैक्सेशन है? पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है सेक्शन 2 क्लॉज 40 में। दूसरी बात, एनुअल रिटर्न फर्निश करने की जब जरूरत तो है, एनुअल रिटर्न फर्निश तो करेगी, बट साइन कौन करेगा? यहां पर केवल डायरेक्टर साइन करेगा और कंपनी सेक्रेटरी के साइन करने की जरूरत नहीं है। फिर सेक्शन 134 के अंतर्गत भी
मान लीजिए 134 में साइनिंग कौन करता है, मैंने कहा जी चेयरपर्सन साइन करेगा या 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, फिर सीएस प्लस सीएफओ ये सब साइन करेंगे, बट यहां पर एक डायरेक्टर भी साइन करता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो भी चल जाएगा। फिर एजीएम की अगर मैं बात करूं सेक्शन 96 में होल्डिंग ऑफ द एजीएम करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 110 से लेकर 111 तक के भी प्रोविजन 110 से लेकर 100 से लेकर 111 तक के भी प्रोविजन नहीं लगते हैं 1% कंपनी पे। ये बात कहां लिखी हुई है, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 122 के अंदर ये एग्जम्पशन लिखी हुई है। फिर हाँ जी, सेक्शन 173 के अंदर बोर्ड मीटिंग से भी एग्जम्पशन है। देखो हर कंपनी को ना बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है हर क्वार्टर के बाद, परंतु 1% कंपनी को करनी पड़ती है 6 महीने में एक बार, ठीक है जी। फिर सेक्शन 137 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो आप सबमिट करते हो आरओसी के पास, वहां पर भी एक एग्जम्पशन है कि ओपीसी, क्योंकि इनकी एजीएम वेजीएम तो होनी नहीं है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल कर सकते हैं, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड दैट एक्स शैल बी द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ओके, and he shall not be removed except on the ground of the proved misconduct. अच्छा, the company removed him even though he was not guilty of the misconduct. आर्टिकल कहता है कि कंपनी जीवन भर के लिए उसे रिमूव नहीं कर सकती है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि उसे रिमूव कर दिया और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, ओके, क्या कंपनी का एक्शन सही है या गलत है? देखो जी, कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल जो भी बात कहता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देती है, परंतु ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में क्रिएट होता है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एंड मेंबर्स के बीच में। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 10 में लिखी गई है। सेक्शन 10 कहता है कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसका मेमोरेंडम और उसका आर्टिकल कंपनी का और उसके मेंबर को बाइंड करते हैं कि जैसे उस आर्टिकल या मेमोरेंडम पर उन सब ने साइन किया है, चाहे एक्चुअल में साइन ना किए हो, बट फिर भी अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हो तो माना जाएगा कि आर्टिकल और मेमोरेंडम में लिखी गई हर कंडीशन से आप लायबल हो एंड देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर। यानी कि आप भी लायबल हो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई हर बात से और कंपनी भी लायबल है आपको। तो इसका मतलब मेंबर लायबल है कंपनी को, यस, कंपनी भी लायबल है मेंबर्स को, यस, मेंबर आपस में भी लायबल है। देखो जी, मेंबर ऑफ द कंपनी अमंग देमसेल्फ आर आल्सो बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ एमओए एंड एओए, यस, एक मेंबर कंपनी के थ्रू दूसरे मेंबर पे केस करवा सकता है अगर मान लीजिए दूसरा मेंबर जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर नाजायज फायदा उठा रहा है, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है ना। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं दो मेंबर्स के बीच में, बट कंपनी के थ्रू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है जी। अब एक बात तो पक्का है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई बात वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है कंपनी और मेंबर के बीच में, यानी कि कंपनी लायबल टू मेंबर है, मेंबर लायबल टू कंपनी है और मेंबर आपस में भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल हैं। बट क्या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई बात कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती है बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर? नो। इन अदर वर्ड, आर्टिकल कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। यहां पर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था जो पूरे संसार में फॉलो किया जाता है, जिसका नाम था एलए वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इंस्टीट्यूट के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने उस जजमेंट को हटा के उसके बदले एक हल्का फुल्का सा जजमेंट लिख डाला, लॉ ट्रिनिडैड का। ये जजमेंट याद कर लेना, लॉ ट्रिनिडैड, ये जजमेंट। तो लॉ ट्रिनिडैड में भी ये व्यू लिया गया कि आर्टिकल कैन नॉट बी अ बेस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर। तो फिर अगर कंपनी ने आर्टिकल में केवल लिख दिया है कि ये हमारा लाइफ टाइम का एडवोकेट रहेगा, तो वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल में लिखी गई बात कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करती है बिटवीन अ कंपनी एंड अ आउटसाइडर। हाँ जी, ठीक हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसलिए
क्या कंपनी एक्स को हटा सकती है लॉ ऑफिसर की पोस्ट से? आसानी से हटा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अ प्राइवेट और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ये पूरा थ्योरेटिकल है, मैं इसको आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, आप कर लोगे। सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसीजर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इतनी जान लगाई है इस पे, इतनी जान लगाई है इस पे, तो लगता है कि पूछा जा सकता है। अगर आपको रूल नंबर याद नहीं है तो केवल इतना लिख देना कि सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। बहुत परफेक्ट आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और फिर पूरा का पूरा प्रोसीजर आप चिपका आना फुर्सत के बलों में। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन कोई बना सकता है, तो ध्यान रखना। फॉर्म नंबर याद नहीं हो रहे, घबराना मत घबराना, और प्रेस्क्राइब फॉर्म लिख देना अगर नहीं याद हो रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अमन एन इंजीनियर हैज स्टार्टेड अ न्यू कंपनी विद द नेम ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। He got registered a company with the same name. However, nuts and bolt is a registered trademark. Okay. After 5 years, when the owner of the trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. Okay. Can the company be compelled to change its name by the owner of the trademark? हाँ जी, क्या ट्रेडमार्क ओनर कंपनी को मजबूर कर सकता है नाम चेंज करने पर? 5 साल बाद कर तो सकते हो, पर टाइम लिमिट है 3 साल। 3 साल के बाद क्या एप्लीकेशन मेंटेनेबल है? भाई 3 साल के बाद एप्लीकेशन मेंटेनेबल है? नहीं, 3 साल बाद मजबूर नहीं कर सकते। फिर कैन द ओनर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन कंपनी चेंज इट्स नेम? यस, कंपनी अपनी इच्छा से तो कभी भी कर सकती है। यस, 5 साल बाद भी कर सकती है। यस, कर सकती है। किसका रेफरेंस दे रहा है? हाँ जी, किस चीज का रेफरेंस दोगे? कंपनी का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तो कौन सा सेक्शन लग गया? सेक्शन 16 जहां कंपनी का नाम अनडिजायरेबल होगा। अनडिजायरेबल का मतलब कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। तो सेक्शन 16 के अंदर अगर कंपनी अपना नाम ऑल्टर करना चाहती है तो कैसे कर सकती है? या तो कंप्लेन अगर करे, कौन कंप्लेन करे? कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर या रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द नेम, वो कंप्लेन फाइल करे। कितने टाइम में कंप्लेन फाइल करने की पड़ेगी उसे? 3 साल। 3 साल कहां से? फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, या फिर जब कंपनी ने पिछली बार जो नाम चेंज किया था वहां से। और कंपनी के ऊपर ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो कंपनी तो कभी भी कर सकती है। समझ गए? लिख सकते हो सेक्शन 16 पे आधारित क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, चलिए रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल किस लिए? क्योंकि जब नया नाम रखोगे तो कहीं पता लगा नया नाम रिलायंस या टाटा से मिलता जुलता रख दिया तो इसलिए नए नाम से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लेना। टाइम लिमिट के बारे में जरूर लिखना कि भैया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर फाइल करना चाहता है एप्लीकेशन, 3 साल के अंदर कर सकता है। ठीक है जी, 3 साल के अंदर कर सकता है। ओके, 3 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगा। किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट नई कंपनी को आदेश देगी, चलो अपना नाम चेंज कर। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बेसिस पर नई कंपनी को कब तक अपना नाम या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चेंज करना पड़ेगा? 3 महीने के अंदर। कैसे चेंज करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो पहला ऑप्शन, कंपनी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू चेंज इट्स नेम। दूसरा, क्या कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट इट्स ओन डिस्क्रिशन? यस, किसी भी वक्त कंपनी चेंज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं जी सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, examine the validity of the following different decision or proposal regarding the change of the registered office by A Limited under the provision of the Companies Act 2013। पहला, the registered office is shifted from the Thane local limit of Thane district to Dadar local limit of the Mumbai district। ओके, थाने से मुंबई। भाई साहब सिटी चेंज हुई या नहीं हुई? कोई मुंबई वाला बैठा हो तो बताएगा फटाफट। सिटी चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई। थाने अलग शहर है,
मुंबई अलग शहर है, तो फिर बोथ प्लेसेस फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आरओसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी सेम है, सिटी चेंज हो गई है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, बट विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही कहां, हमें एसआर पास करवाना था बस, तो एसआर पास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद the registered office situated in certain place of city is proposed to be shifted to another place within the local limit of same city under the authority of the board resolution। सेम सिटी के अंदर चेंज हो रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जी हां, केवल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके गुजारा चल जाएगा। तो पहले केस में अगर सिटी से बाहर जा रहे हो तो रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्शन 12 के अंदर, और सेकंड केस भी सेक्शन 12 के अंदर है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दोनों का प्रोसीजर लिख देना, या पहले का प्रोसीजर लिखना, प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी, टाउन और विलेज बट विद इन द सेम आरओसी लिख दोगे, विद इन द सेम स्टेट, आउटसाइड द सिटी और टाउन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए रीजनल डायरेक्टर वगैरह की। यस, तो कंपनी ने जो किया वो वैलिड है, बिल्कुल है। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है शिफ्ट हो रहा है सेम सिटी के अंदर, तो प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यस, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, पास कर लिया कंपनी ने, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, Parag Construction Limited is a leading infrastructure company. One of the director of the company, Mr. Parag, has been signing all the construction contract on behalf of the company for many years. All the parties whoever deals with the company knows Mr. Parag very well. Okay. Company has got a very important construction contract from the renowned software company. Parag Construction will do the construction for this site in partnership with the local contractor Firoz Bhai. Mr. Parag signed the partnership deed with Firoz Bhai on behalf of the company because he has an implied authority. Later in a dispute, company denied to accept liability as a partner. Can the company deny its liability as a partner? Wow! मैं चाहूंगा क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया। पराग ने क्या किया है, कंपनी के बिहाफ पर एक डील साइन कर दी है। क्या आप कंपनी के बिहाफ पर डील साइन कर सकते हो, इसके बारे में चर्चा की गई है सेक्शन 22 के अंदर। सेक्शन 22 कहता है कि कंपनी ऑथराइज कर सकती है किसी भी व्यक्ति को एज इट्स अटॉर्नी, एजेंट के रूप में, टू एग्जीक्यूट डीड ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस आइदर इन और आउटसाइड इंडिया। बट अगर ऐसा आप ऑथराइज कर रहे हो किसी को, तो कॉमन सील शुड बी एफिक्स्ड ऑन हिज अटॉर्नी, कॉमन सील लगी होनी चाहिए अथॉरिटी लेटर पे, और या तो उस पे कॉमन सील लगा दो, या फिर उस अथॉरिटी लेटर को साइन करेंगे दो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और एक और तरीका भी है, देखो 3 तरीके हैं। पहला, जो वो अथॉरिटी लेटर है उस पे कॉमन सील लगा देना। दूसरा, डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी के साइन करवा लेना। तीसरा, 2 डायरेक्टर के साइन ले लेना। तो वो जो अथॉरिटी है, ये जो अटॉर्नी है, वो वैलिड है। दिस अथॉरिटी में आइदर बी जनरल फॉर एनी डीड और इट में बी फॉर एनी स्पेसिफिक डीड, मतलब स्पेशल एग्रीमेंट के लिए भी, उस पार्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए भी किया जा सकता है, और सारे एग्रीमेंट के लिए भी आप अटॉर्नी दे सकते हो। तो ये है सेक्शन 22, जिसपे आपको 3 तरीके से उसकी अप्रूवल देनी पड़ेगी। जब भी कोई आप अटॉर्नी बना रहे हो, कॉमन सील लगाना, या फिर 2 डायरेक्टर के साइन, या फिर डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी के साइन। ठीक है, आगे, डीड साइन बाय सच एन अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो कंपनी को लायबल बना देगी। यस, ठीक है जी। प्रेजेंट केस में क्या कंपनी ने कोई अथॉरिटी दी है? नहीं, वो कह रहा है इंप्लाइड अथॉरिटी है, ऐसी तैसी इंप्लाइड अथॉरिटी। मुझे क्या करना है इंप्लाइड अथॉरिटी का? तो क्या कंपनी लायबल होगी इस इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर? नो। तो क्या कंपनी डिनाई कर सकती है लायबिलिटी को? यस।
कंपनी कैन वेरी वेल डिनाई इट्स लायबिलिटी। बताइए जी, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इन इट्स आर्टिकल अलोंग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। Now director of the company are of the view that the provision of the article regarding the forfeiture of the share should not be changed except by a resolution of 90% majority। wow, नॉर्मली आर्टिकल के प्रोविजन कैसे चेंज होते हैं? नॉर्मली आर्टिकल के प्रोविजन कैसे चेंज होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, बट ये कहता है 90% मेजोरिटी के द्वारा चेंज किया जाएगा। इस तरीके का क्लॉज जो कि बहुत हार्ड कर रहा है आर्टिकल को चेंज करना, इसे क्या कहा जाता है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज। क्या कहते हो? एंट्रेंचमेंट क्लॉज कहते हैं। याद आया? तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज डल सकता है, डल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। While as per section 14, the article may be changed by passing a special resolution only. Now, one of the directors said that they cannot make a provision against the Company Act. You are required to advise. भाई कंपनी एक्ट ही अलाउ करता है, कहां पर? सेक्शन 5 के अंदर, कि आर्टिकल कोई ऐसा प्रोविजन कंटेन कर सकता है इंट्रेंचमेंट से रिलेटेड जो कि आर्टिकल को चेंज करना बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव या फिर मुश्किल बना दे, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी मुश्किल बना दे। यस, परंतु ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज कब दिया जाता है? ये दो टाइम पे दिया जा सकता है। पहला, या तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त दे दो, या फिर अगर कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका है तो बाद में आप इसे डलवा सकते हो, परंतु शर्त यह है कि सभी के सभी मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और आप इस तरीके से एंट्रेंचमेंट क्लॉज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद डलवा सकते हो। पहले डलवा रहे हो तो डलवा दो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, आगे फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट क्लॉज दिया हुआ है तो कंपनी इसका नोटिस आरओसी को भी आपको देना पड़ेगा। अब क्योंकि इन द गिवन केस में यादव डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में लिखा हुआ है कि भैया आर्टिकल में अगर चेंज करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, तो क्या ये क्लॉज वैलिड है? क्या ये क्लॉज वैलिड है? देखो जी, यादव डेयरी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो चुकी है आर्टिकल अलोंग विद, क्या लिखा हुआ है? अलोंग विद मेमोरेंडम से एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, नाउ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर ऑफ द व्यू। नाउ आज के डेट में डायरेक्टर का व्यू है कि हमें 90% मेजोरिटी डालनी चाहिए। तो बताइए आज की डेट में, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के वक्त तो नहीं था और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी को अगर अब ये चेंज करना है तो कैसे चेंज करना पड़ेगा? बताइए जी। इसने प्रोसीजर पूछा है या एडवाइस कही है? एडवाइज द कंपनी। हाँ जी, अब एडवाइस देंगे। क्या करेंगे एडवाइस में? दस वी में एडवाइज द कंपनी क्या? टू मेक एन ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स एंड सबमिशन दिस फैक्ट एंड और इंफॉर्मेशन टू द आरओसी। समझ गए? क्या मैं कह सकता हूं? अगर करना चाहते हो तो सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी एंड नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉस लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द अर्स्टवाइल कंपनी एक्ट 1956। ओ माय गॉड, अच्छा। वाइल XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज इश्यूड 1 lakh कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैरिंग राइट टू वोट ऑफ ₹100 each and 10 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up. Cross Limited is holding all the preference share and 1 lakh equity shares of XYZ Private Limited. Examine whether पहला the provision of the Company Act are applicable on the Cross Limited only. कंपनी एक्ट 1956 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी पे लगेंगे। सबसे पहली बात, क्या क्रॉस लिमिटेड कंपनी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट।
कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो इसका मतलब क्रॉस लिमिटेड कंपनी है, कंपनी तो है, मगर उसने ये नहीं पूछा ना, वो कह रहा है कि कंपनी एक्ट के प्रोविजन क्रॉस लिमिटेड पे लगेंगे कि नहीं। यहां पे पता है सबसे पहला सेक्शन कंपनी एक्ट का काम आ रहा है। कहता है इस एक्ट में जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोविजन अप्लाई होंगे, कंपनी जो कि इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होगी उस पे भी, और कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट होगी उस पे भी। ये सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। हम शुरुआती 2 से कर लेते हैं 1 भूल जाते हैं, समझ गए ना। तो हेंस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन द क्रॉस लिमिटेड। दूसरी सवाल, XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। हाँ जी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। क्रॉस लिमिटेड उसके शेयर्स होल्ड कर रही है क्या? भाई 1 लाख रुपए के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि कैरिंग राइट टू वोट। ध्यान रखना, दिमाग लगाना, हल्के फुल्के में मत लेना। अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं जिनके पास राइट टू वोट है ऑफ ₹100 ईच, एंड 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। क्रॉस लिमिटेड इज होल्डिंग ऑल द प्रेफरेंस शेयर। ओके, 1 लाख का 1 लाख उसके पास है और 1 लाख इक्विटी शेयर्स भी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड के। बताइए टोटल वोटिंग पावर क्रॉस लिमिटेड के पास कितनी है? 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो यहां पर एक गड़बड़ मत करना, नंबर ऑफ शेयर्स में वोटिंग पावर मत लेना, नंबर ऑफ शेयर्स में वोटिंग पावर मत लेना ना गलती से भी। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस शेयर के पास भी वोटिंग पावर है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर के पास भी वोटिंग पावर आ जाए ना तो पेड अप अमाउंट में लेना, पेड अप अमाउंट में, समझ गए? गलती नहीं करोगे वहां पर। वैसे तो सब में ही पेड अप में ले लोगे तो गलती नहीं करोगे, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं इक्विटी शेयर्स में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कैलकुलेशन सेम रह जाती है, बट क्योंकि वहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं होती। अगर प्रेफरेंस शेयर को भी वोटिंग पावर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि नॉमिनल वैल्यू अलग है ना, एक की 10 है एक की 100 है, तो इसलिए जब आप पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। अब क्रॉस लिमिटेड के पास कितनी पेड अप कैपिटल है? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर और ऐसे ही 1 लाख इक्विटी शेयर्स भी हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स भी हैं ऑफ XYZ लिमिटेड। तो कितना हो गया? बताओ जी कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया? ओहो, एक गड़बड़ है यहां पर। ये 1 लाख रुपीस हटा देना, यहां पर रुपीस हटा देना। यहां पर ये 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 कितने हो गए? 1 करोड़ की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई क्रॉस के पास। और इक्विटी शेयर्स कितनी है? इक्विटी शेयर्स कितनी है? एक लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। अब बताना क्रॉस के पास कितने हैं? बताओ जी बताओ, क्रॉस के पास कितने हैं? क्रॉस के पास कितने हैं? मैं चाहता हूं आप फटाफट सॉल्व करें, इसे सॉल्व करके मुझे बताएं क्या मोर देन 50% क्रॉस लिमिटेड के पास है या नहीं है? आपके पास फटाफट है, फटाफट सवाल आपके सामने लिख रखा है, फटाफट सॉल्व कीजिएगा भाई। 1 करोड़ के तो प्रेफरेंस शेयर ही आ गए, बात ही खत्म हो गई। 1 रुपए का भी और इक्विटी शेयर होता तो भी 50% से ऊपर हो जाएगा अब तो, और वो तो 1 लाख होल्ड करता है। तो 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 मतलब 1 करोड़ तो यही हो गई। दूसरी बात 10 लाख में से 1 लाख यहां होल्ड करता है, तो 1 करोड़ 10 लाख हो गई आउट ऑफ 2 करोड़, 50% से ज्यादा हो गई। ठीक है जी, तो क्या क्रॉस लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गई XYZ प्राइवेट लिमिटेड की? XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंतर्गत क्या बन जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। कौन कौन से सेक्शन यहां पर यूज हो रहे हैं पहले तो ये बता दो मुझे। होल्डिंग सब्सिडरी वाला, वोटिंग पावर वाला सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 87, फिर सेक्शन 2 क्लॉज 71 डीम्ड पब्लिक कंपनी का सेक्शन यूज हो रहा है। यस, तो इन दोनों का रेफरेंस लिख के आना, प्लस आल्सो यूज सेक्शन 2 क्लॉज 71 डीम्ड पब्लिक कंपनी।
पूरा मत लिखना, डीम्ड वाला लिखना, डीम्ड वाला प्रोविजन। ठीक है, यहां पे लिखा होगा शायद डीम्ड पब्लिक कंपनी का भी प्रोविजन लिखा होगा ना। हाँ ये रहा, लो जी, समझ गए भाई? कोई भी दिक्कत? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। Ashok, a director of the Gamma Electrical Limited, gave in writing to the company that the notice for any general meeting and of the board of directors meeting be sent to him only by the registered post at his residential address at Kanpur. Okay, मतलब मुझे केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, डायरेक्टर कह रहा है, फॉर विच ही हैज डिपॉजिटेड सफिशिएंट मनी। सेक्शन 20। ओके, the company sent notice to him by ordinary mail under a certificate of posting. Ashok did not receive the notice and could not attend the meeting and contended that notice was improper. अब बताइएगा, decide whether the contention of Ashok is valid. Whether the contention of Ashok is valid. क्या अशोक सही कह रहा है, हाँ या ना? हाँ जी, क्या अशोक सही कह रहा है या नहीं कह रहा? अब ये आईसीआई का क्वेश्चन है। अब ये सिली मिस्टेक छोटी छोटी आईसीआई के क्वेश्चन में एवरी नाउ एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट। क्या अशोक सही कह रहा है? आंसर इज अशोक सही कह रहा है कि जब उसने सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जब उसने रजिस्टर्ड पोस्ट के पैसे दिए, जब उसने रजिस्टर्ड पोस्ट के पैसे दिए, तो कंपनी इज लायबल टू सर्व नोटिस टू हिम थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। यस। सवाल ये उठा कि सर वो तो बंदा डायरेक्टर है, वो तो बंदा डायरेक्टर है, तो ये नोटिस ऑफ मीटिंग डायरेक्टर को भी मिलता है? मिलता है, मिलता है। मगर ये अशोक का ये कहना कि मीटिंग जो है नोटिस इम्प्रॉपर है और ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, और नोटिस मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। मीटिंग इनवैलिड डायरेक्टर के कहने पे नहीं होती, अगर एक भी मेंबर को ना मिले तो इनवैलिड होती है। तो क्वेश्चन के अंदर लॉजिकली इन्हें करना चाहिए था अशोक का डायरेक्टर नहीं, अशोक का मेंबर लिखना चाहिए था। बट दिस सॉर्ट ऑफ अ सिली मिस्टेक यू विल, मतलब यू विल एक्सपेक्ट एवरी टाइम यू विल एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ अ सिली मिस्टेक। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन के अंदर होंगी। इस बार भी थी, इससे पिछली बार भी थी, हमेशा होंगी ही होंगी। जैसे इस बार के क्वेश्चन में क्या था, ओपीसी के अंदर दे रखा है 120 डेज का कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द करंट प्रेसिडिंग, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब करंट फाइनेंशियल ईयर 120 डेज ओपीसी में नहीं होता, एलएलपी में होता है। बट ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होंगी ही होंगी। समझ गए? तो तुम अपने कॉन्सेप्ट पर सलामत रहना, प्लीज सलामत रहना। अब वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब समझ लेना कि हाँ भला है बुरा है जैसा भी है, अपना आईसीआई अपना है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी छोटी मोटी मिस्टेक से उसे बुरा मत मानना, मान लेना कि अपना आईसीआई अपना ही है, फिर भी दिल में रखना, उसे बुरा मत मानना। लिख देना आंसर उस हिसाब से। कंटेंशन ऑफ अशोक वैलिड है, यहां वैलिड है। मुझे लगता नहीं अगली बार ऐसी मिस्टेक करेंगे, बट ठीक है, बट मैं हर बार बोलता हूं, बट कर देते हैं फिर भी। आगे तो नोटिस इनवैलिड है, यस नोटिस इनवैलिड है क्योंकि उसे नहीं मिला। भाई पैसे लेके भी नहीं दिया तो नोटिस इनवैलिड है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, will your answer be the same if Ashok remain in USA for 1 month during the notice of the meeting and the meeting held? अच्छा भैया एक बात बताओ, क्या कंपनी नोटिस आउटसाइड इंडिया भेजने के लिए लायबल है क्या? नहीं। कंपनी कहां भेजेगी? तेरे रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो कि इंडिया में होगा बस, या एनी अदर एड्रेस विद इन इंडिया। कंपनी इज नॉट लायबल टू सेंड नोटिस आउटसाइड इंडिया। बट ये बात मेंबर्स के लिए लिखी गई है कि नोटिस ऑफ द मीटिंग जो है मेंबर्स को आउटसाइड इंडिया नहीं सप्लाई होगा। बट वो डायरेक्टर है, मतलब ये मिस्टेक है, कर दी उन्होंने, डायरेक्टर लिख दिया मेंबर की जगह, क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो, मतलब भोला भाला समझ के छोड़ देना, गुस्सा मत होना उस पर, ठीक है। चलो, ऐसी मिस्टेक होगी एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन के अंदर हो सकती है, मान के चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। बट आपको फिर उस क्वेश्चन के लीनियंट मार्किंग भी मिलती है, चिंता मत करना। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे आधारित ही लिख के आना। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इशूड अ शेयर सर्टिफिकेट टू ए अंडर द कंपनी सील विद हिज ओन सिग्नेचर्स एंड द सिग्नेचर ऑफ अ डायरेक्टर फोर्स्ड बाय हिम, ओ माय गॉड, borrowed money from B on the strength of this certificate. Okay, A borrowed money from B. B wanted to realize the security and requested the company to register him as a holder of the share. Explain whether B will succeed in getting the share registered in his name. बताइए जी, शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है अंडर द कंपनी सील, सेक्रेटरी के साइन थे और साइन थे डायरेक्टर के, जो कि फोर्ज्ड किए थे, सेक्रेटरी नहीं। ओके, आप डायरेक्टर को, मतलब आप डायरेक्टर को मेंबर, अब यार मैं कैसे कहूं, मैं तो मतलब खुद ही उसके अंदर फंस गया हूं कि मैं कैसे कहूं कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टर लिख दिया मेंबर की जगह तो क्या करूंगा भाई। मैं मान के चल रहा हूं कि सीधा सही लिखेंगे, ये गलती दोबारा ये वाली तो नहीं करेंगे। अब वो कौन सी करेंगे ये मुझे पता नहीं है, ये वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे एटलीस्ट, और अगर कर दी तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ऐसी गलती कर दी तो समझ लेना कि वो कहना मेंबर चाह रहा था, लिख उसने डायरेक्टर दिया है। बस और क्या यार, और कितना हम सताएं आईसीआई को, बस करो। चलिए हाँ जी, तो मुझे ये बताइए जी फटाफट, यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? याद करो, इंडोर मैनेजमेंट में हम कहते थे कि इंडोर मैनेजमेंट के अंदर इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ अ फोर्जरी। केस का नाम भी याद होगा शायद, रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड, याद है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी क्या इस शेयर सर्टिफिकेट पे लायबल है? नहीं, कंपनी लायबल नहीं है। ये और बात है कि क्रिमिनल एक्शन सेक्रेटरी के ऊपर हो सकता है, सेक्रेटरी के ऊपर क्रिमिनल एक्शन बनता है, बट कंपनी इस फोर्ज्ड सर्टिफिकेट से लायबल नहीं है, क्योंकि फोर्जरी में इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। फोर्जरी के केस में इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट का डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन करेंगे। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का केस जरूर लिखना, क्योंकि उसके बिना बेकार है सब कुछ। फिर उसकी एक्सेप्शन में लिख देना रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड का, कि बेनिफिट अंडर दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ अ फोर्जरी। क्योंकि फोर्जरी हुई है तो कंपनी इज नॉट बाउंड, कंपनी बाउंड नहीं है, चाहे वो सामने वाला बोनाफाइड ही क्यों ना हो, कंपनी बाउंड नहीं है। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, Mr. X had purchased some goods from Messrs. A, B, C Limited on the credit. A credit period of 1 month was allowed to Mr. X before the due date. Mr. X went to the company and wanted to repay the amount due from him. Okay. He found that only Mr. Z there, who was the factory supervisor of the company. Mr. Z told Mr. X that the accountant and the cashier were on the leave. He is in charge of receiving money and he may pay the amount to him. Okay. Z कह रहा आप मुझे पे कर दीजिए। Z issued a money receipt भी इशू कर दी। After 2 months, ABC Limited issued a notice to Mr. X for the non-payment. अबे ढक्कनो, पेमेंट दे तो गया है वो Z को। X ने इन्फॉर्म किया कि भाई साहब मैं तुम्हारे बंदे को दे के गया हूं, Z जो आपका एम्प्लॉय था, जो कि वहां पे काउंटर पे खड़ा था, मैं तो उसे दे के गया हूं पेमेंट, ये रही पेमेंट स्लिप। एक्स ने कहा नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पता, आपको पैसे देने पड़ेंगे, हम नहीं जानते, जेड पैसे लेके भाग गया, हमें नहीं पता। मैं पागल हूं? मैं कंपनी में आया हूं पैसे देने के लिए, तुम्हारे एम्प्लॉय को पैसे दिए, रसीद दी, तुम कह रहे हो कि नहीं वो एम्प्लॉय ने हमें नहीं दिए, मेरा क्या कसूर है? आई एम गेटिंग प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि तुम्हारी कंपनी में कौन ऑथराइज है पैसे लेने के लिए, कौन नहीं है, मुझे क्या पता इस चीज का। मैं कंपनी में आया, पैसे देके गया हूं, रसीद लेके गया हूं, बस बात खत्म हो गई ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्या मैं कह सकता हूं एक्स लायबल होगा? यस, यहां कोई फोर्जरी नहीं हुई, ध्यान रखना। तो एक्स लायबल होगा, एक्स लायबल। अब एक्स की लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसने जो पेमेंट किया वो वैलिड है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उसे बेनिफिट मिल रहा है यहां पर। लो जी, क्लियर हो गई इतनी बात?
बढ़ सकते हैं। चलिए, लगातार 5 दिन ये सेशन चलना है। कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी पूरे के पूरे जर्नल मीटिंग के ऊपर आधारित क्वेश्चन की, जहां हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे, और जहां पर अपन लोग सेक्शन नंबर 88 से लेकर 122 तक कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 88 से लेकर 122 तक ये सारे सेक्शन कवर होंगे। अच्छा, अगली बात, क्या आप ये भी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी आपको दे दूं? देखो, मैं उसके ऊपर क्लास लूंगा तो भाई और सेशंस लगते जाएंगे मेरे। फाइनल का बैच जो फाइनल ऑडिट भी चल रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को केवल इंटीग्रेटेड केस स्टडीज दे दूं घर से करने के लिए। चलेगी ये बात बन जाएगी? चले, तो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कल आपको क्लास से पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बन सकती हैं वो सारी दे दूंगा। हाँ जी, क्लास सेम टाइम पे रहेगी, 4 बजे शुरू होगी। चलिए, तो कल इन कॉन्सेप्ट पर, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी तक जितनी भी पॉसिबल केस स्टडीज हैं वो मैं कल आपको भेज दूंगा अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। चलिए।